ओवर डिस्कशन हमारी जो चल रही थी सेशन जो चल रहा था ये उसी में हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और नाउ वी विल टेक ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो यही सर्किट अभी हमने किया है, कवर डिटेल में कवर किया है और नाउ इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देखेंगे एंड दिस प्रॉब्लम विल गिव अस इनसाइट इनटू द ऑपरेशंस ऑफ कन्वर्टर सर्किट्स, जहाँ पे कन्वर्टर भी जो है वो एक सर्टन रोल प्ले करता है सर्किट की आउटपुट परफॉर्मेंस के अंदर। अच्छा, अब ये जो सर्किट है इट्स अ वेरी सिमिलर सर्किट जो हमने पूरा डिटेल से किया है। इसके अंदर हमने उसका एनालिसिस किया है, इसकी वेव फॉर्म हर चीज़ जो है वो हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास इस वक्त जो ये सर्किट है इसको साइनोसाइडल एसी वोल्टेज दिया हुआ है जो 120 वोल्ट्स का है। तो अगर ये स्पेसिफाइड ना भी हो तो ये आप हमेशा याद रखें, यहाँ पे जो वैल्यू दी होती है ये हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है। जो यहाँ पे दी हुई है इसकी, दिस इज़ द आरएमएस वैल्यू फॉर इट, 120 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि अक्सर औकात जो है ना जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, खासतौर पर हम जो वेव फॉर्म्स ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा था कि मैं अमूमन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होता हूँ, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे तो आरएमएस वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन होती हैं। दिस इज़ एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्स इज़ प्रॉबली अमेरिकन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्स रखी जाती है। अब पार्ट ए जो है वो एवरेज लोड करंट है। तो एवरेज लोड करंट जिस तरीके से हमने देखा था कि वेरी सिमिलर जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो रेजिस्टिव सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आती है उसका स्केल्ड वर्जन होता है जो रेजिस्टेंस से किया हुआ होता है। इसको सबसे पहले जब आपने स्टार्ट करना है इसमें आपको सबसे पहले वी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है। तो वी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है दैट इज़ √2 VRMS। ठीक है, तो सिंपली आपको इससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकालनी पड़ती है। यहाँ पे ये जो है ये 1√2 मल्टीप्लाई बाय 120 एंड दिस इज इक्वल टू 169.7 वोल्ट्स। ठीक है, ये सबसे पहले आप निकाल लें, आपके पास मैक्स वैल्यू आ गई। अब इससे आप क्या करेंगे कि जो मैंने इसे बताया, जैसे हम पार्ट ए अगर कर रहे हैं तो वी नॉट एवरेज, और ये आपको पता ही है कि मैंने बताई थी VM/पाई, सिंपल VM/पाई। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करूँ VM की और इसको पाई से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 54.017 वोल्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे सिंपली ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी मिसिंग हो रही है, प्रॉब्लली मैं लिखना भूल गया हूँ या मैं बता नहीं सका कि ये जो R है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है दिस इज़ इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, ये ज़रा जहन में रखिएगा, लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ ये फिर इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड इसी में जो है आपका जो करंट था आई नॉट एवरेज था जो हमने पढ़ा था, दैट इज़ इक्वल टू सिंपली जो आपकी वी नॉट एवरेज आती है, वी नॉट एवरेज जो वैल्यू आती है उसको आप डिवाइड कर देते हैं R से। यहाँ पे वी नॉट एवरेज जो आई हुई है 50.1017 वोल्ट्स आया है, डिवाइड कर दिया R से, दैट इज़ 5 ओम। सो ये आपके पास आ जाता है 10.8 एम्पियर्स। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना ये सब DC वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, वी आर नॉट राइट नॉट टॉकिंग अबाउट एनी AC वैल्यूज़। तो ये बड़ी इसकी अहम चीज़ है कि आप कौन सी वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं, कौन सी वैल्यूज़ देख रहे हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यूज़ होती हैं सब DC वैल्यूज़ होती हैं। जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, किसी भी रेक्टिफायर की बात करें, जब भी आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे होंगे वो DC वैल्यूज़ जो हैं वो निकल के आएंगी। ठीक है, अच्छा आगे ये है कि जी एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय लोड, सॉरी यहाँ पर भी एक चीज़ मिसिंग है, बाय लोड, कितनी पावर जो है वो लोड एब्जॉर्ब कर रहा है उसके हवाले से हम देखेंगे। अब इसके अंदर हम सेकंड पोर्शन लेते हैं जिसके लिए हम क्या करेंगे कि अच्छा अब पावर एब्जॉर्ब बाय लोड, यहाँ पे जो लोड है वो रेजिस्टिव है। तो मैंने जिस तरीके से पहले बताया था जो बहुत सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ से आपके पास जो इनपुट है ऑन द सोर्स साइड आपके पास सिर्फ AC है, बट ऑन द आउटपुट साइड आपके पास AC प्लस DC है। तो जब इस किस्म का होना यानी AC भी है और DC, अब जो रेजिस्टिव लोड होता है ना ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता DC पावर और AC पावर। तो अगर इसने डिसिपेट करनी है पावर तो ये दोनों पावर्स जो है उनको डिसिपेट करेगा, ओनली सिर्फ और सिर्फ DC पावर डिसिपेट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ऐसा लोड होता जो DC अवेयर्ड होता है जो सिर्फ DC पे ही वर्क करता है,
तो वहाँ पे आपके लिए ये इजी हो जाता है निकालना कि जी जो पावर होगी, कितनी जो पावर है वो लोड जो है वो ले रहा होगा, यानी जो आपका डीसी लोड है वो ले रहा होगा। लेकिन जब आप बात करते हैं रजिस्टर की, तो रजिस्टर के केस में ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। जो भी पावर आउटपुट पे आएगी वो सारी की सारी डिसिपेट हो जाएगी, और इसीलिए क्योंकि ये AC प्लस DC है, सो ये आपको RMS वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी आउटपुट के लिए, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये आपको जहन में रखना पड़ेगा। ये इसके पीछे जो मैंने ये डिस्कशन की है ये आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर रेजिस्टिव लोड है तो उसके लिए फिर आपको RMS वैल्यू लेनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटिंग कि AC पावर क्या है या DC पावर क्या है। तो RMS वैल्यूज़ लेंगे आप, तो आपके पास V0 RMS वैल्यू इसके लिए जो हमने की थी वो थी Vm/2 सिंपली। तो अगर आप ये यहाँ पे Vm/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 84.9 वोल्ट्स। 84.9 वोल्ट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। और इसी का जो है ऑब्वियसली अगर हम इससे आउटपुट करंट निकालना चाहें तो मैंने जिस तरह बताया था रेजिस्टिव लोड में बहुत आसान होता है। I0 RMS हम ले लेंगे और उसमें सिर्फ क्या होगा, जो V0 RMS है उसको हम R से डिवाइड कर देंगे, दैट इज द रेजिस्टेंस। सॉरी RMS, हाँ सिंपली RMS वैल्यू जो है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगी वैल्यू। खैर इसको हम चेक कर लेते हैं। ये इसको हम अभी कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। दिस इज 169.7 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 10 वोल्ट्स, 169.7। ओके, ये सिंपली क्योंकि ये VRMS ये जो आपके पास है इसको हम 84.9 वोल्ट्स को फर्दर 5 ओम से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 169.7 वोल्ट्स, सॉरी करंट एम्प्स, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यही जो पावर है, ये जो आपके पास जो करंट निकल के आया है इसी से हम इसको पावर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो फिर हम क्या कह देंगे, पावर absorbed by load it is equal to P0, ठीक है, दिस इज इक्वल टू I0 RMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। तो अगर हम इसको वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास I0 RMS 116.97 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, सो दिस विल गिव अस 1440 वाट्स, दैट्स इट। यार ये मैं ज़रा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। फिर टेक्स हम यहाँ पे 16.97 का स्क्वायर ले लें, इसको मल्टीप्लाई करें 5 से, हमारे पास हाँ तकरीबन ये जो है हमारे पास 140 वोल्ट्स जो हैं ये हमारे आउटपुट पे आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया आपका, ये सिंपल जो है, यानी कि सिम से पहले आपने क्या करना है, इसने कहा हुआ एवरेज लोड करंट, तो आपने एवरेज लोड करंट निकाल लिया, फिर पावर एब्जॉर्ब बाय लोड, सॉरी एवरेज लिखा हुआ है उसको आप पावर एब्जॉर्ब कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि लोड ने जो पावर एब्जॉर्ब की है, यहाँ अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो वो होगी पावर डिसिपेटेड बाय द लोड, दैट इज़ दी आपकी जो रेजिस्टेंस है उसके हवाले से होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले V0 एवरेज ये हमने कैलकुलेट की हुई हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, ये सब वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम सिर्फ वैल्यूज़ प्लग कर रहे हैं, फार्मूलाज ले रहे हैं और वैल्यूज़ जो हैं वो प्लग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है आ रहा है। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि V0 एवरेज लेंगे, उससे हम R से डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से, तो दिस विल गिव अस दी करंट, जो एवरेज करंट जो है आपका चल रहा है। लेकिन मैं हमने यही बात की, अब ये एवरेज करंट जो है ना दैट इज़ दी DC करंट, जो आपकी कन्वर्जन हुई है कन्वर्टर की वजह से जो आया है करंट, ये वो है। ठीक है, लेकिन अब जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में जो पावर एब्जॉर्ब होगी वो मैंने जिस तरीके से कहा कि जो आपकी आउटपुट है उसमें AC भी कंटेंट है और उसके अंदर DC भी कंटेंट है। रेजिस्टेंस कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द AC कंटेंट एंड द DC कंटेंट।
ठीक है ना, वरना अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डीसी कंटेंट दे देगा। ठीक है, और अगर आपके पास ये डीसी कंटेंट आ जाए तो आप एसी कंटेंट से निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ एसी कंटेंट की निकालने और फिर उसमें से आप देखेंगे कि आपके पास क्या आता है। लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त जो केस चल रहा है बड़ा अहम है कि हमने यहाँ से जो है डीसी कंटेंट निकाल लिया, जो हमें दे रहा है एवरेज लोड करंट। एवरेज लोड करंट हमारे पास स्पेसिफाइड हो गया। फिर पावर एब्जॉर्ब बाय लोड, वो लोड क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में चूँकि दोनों तरफ होगी इसलिए हम आरएमएस लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर द आरएमएस केस जब हम बात करते हैं, आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं ऑफ वोल्टेज, लेट सपोज लेते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास VDC प्लस VAC, सॉरी इसको थोड़ा सा VAC का स्क्वायर आता है, इसमें हमारे पास ये दोनों पार्ट्स इंक्लूड हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो ये आरएमएस वैल्यू निकाली है इसके अंदर इन दोनों का इफेक्ट है। ठीक है, फिर आरएमएस वैल्यू से मैंने आउटपुट करंट की वैल्यू आरएमएस वैल्यू निकाल ली और उसको जो है सिर्फ स्केल करना है रेजिस्टेंस के साथ, तो आपके पास जो है करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब इस करंट की वैल्यू को, जो कि मैंने बताया कि ये पावर एब्जॉर्ब क्या है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रेजिस्टर है, तो ये बहुत मशहूर है, यानी कि आपको पता ही है P = I/R। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस की, मल्टीप्लाई किया, आपके पास पावर एब्जॉर्ब जो लोड में हो रही है वो टोटल आ गई है। अब इसमें जो तीसरा सेक्शन है वो पावर फैक्टर का। अब पावर फैक्टर जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं सर्किट का। अमूमन जनरल डिस्कशन अगर हम करें तो हम ये कहेंगे कि जी इस सर्किट का पावर फैक्टर तो ऑब्वियसली चूँकि लोड पे रेजिस्टेंस लगी हुई है तो करंट और वोल्टेज जो होते हैं रेजिस्टेंस के अंदर जो होते हैं दे आर इन फेज, तो ये पावर फैक्टर जो है इट शुड बी लाइक 1। रेजिस्टेंस की वजह से तो हमारे पास ये होगा जी इसका पावर फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि यार असल में इसमें क्या निकल के आता है। पहली बात तो ये कि सब कॉमनली नोन जानते हैं कि हमारे पास एक पावर ट्राइंगल होती है जब भी हम ऐसे रेजिस्टेंस सर्किट्स की बात करते हैं, क्योंकि इस पावर ट्राइंगल में क्या होता है, आपके पास जो है रियल पावर होती है, यानी इस डायरेक्शन में, फिर इसके आपके पास जो है आपके पास रिएक्टिव पावर होती है, और आपके पास इधर जो है अपैरेंट पावर होती है। ये हमारी जो है ट्राइंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में जो है आपके पास ये जो थीटा बनता है, ये जो एंगल होता है दैट इज़ कॉल्ड द पावर फैक्टर। क्योंकि पावर फैक्टर नहीं कहलाता, इसको तो एंगल कहते हैं। पावर फैक्टर जो होता है वो होता है कॉस थीटा। ये सबसे अहम बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे लोग इसको ओवरलुक कर जाते हैं कि जी पावर फैक्टर जो है उसको वो ये कहते हैं थीटा को पावर फैक्टर कह देते हैं, ये गलत है। याद रखें ये एंगल होता है। पावर फैक्टर जो होता है वो कॉस थीटा, यानी उसी थीटा की कोसाइन वैल्यू को जो है हम जो है पावर फैक्टर कहते हैं सर्किट का। ठीक हो गया, अब ये आपके पास यहाँ पे आ गई। अब इसके अंदर हम देखें कि हमारे पास जो ओवरऑल जिसमें जो करंट चल रहा है और जो सारी चीज़ें हैं उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो पावर कोसाइन कॉस थीटा है, जो हमारे पास पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर इज गिवन एज डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे इसमें अंदर बेस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास रियल पावर होगी, जो हमारे पास रियल पावर हो रही, और डिवाइडेड बाय दी अपैरेंट पावर। ठीक है, ये है अपैरेंट पावर। ये असल में होता ही है कि जो आपके पास कॉस थीटा होता है वो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। तो बेस जो है वो आपकी रियल पावर है और जो हाइपोटेनस है वो आपकी अपैरेंट पावर है। तो सिंपली इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। अब रियल पावर क्या होगी, रियल पावर वो है जो आपने डीसी पावर क्रिएट की है, रियल पावर वो है, एंड दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू क्या, V0 एवरेज मल्टीप्लाई बाय I0 एवरेज। ये हो गया। लेकिन आपकी जो अपैरेंट पावर है जो कि आपके सोर्स से सप्लाई हो रही है वो क्या है, वो आपकी ऑब्वियसली बड़ी, मैंने अपैरेंट पावर जो है वो आपने बहुत जगह फार्मूला देखा होगा, वो सिंपल क्या होती है, आपके पास जो V0 जो आपका आ रही सप्लाई आ रही है उसका RMS मल्टीप्लाई बाय IRMS, ये होगा। अब इन रियलिटी जो जितना भी करंट जा रहा होता है सोर्स से वो सारा वो होता है यानी जो लोड डिमांड करता है। तो हमने अभी RMS वैल्यूज़ निकाली थी जो इसकी, वो लोड की वैल्यूज़ जो थी वो हमारे पास हैं, RMS वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की थी। अब इसी प्रॉब्लम के अंदर हम हर चीज़ जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे कोई चीज़ जो है हमारे पास मिसिंग नहीं है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे V0 एवरेज हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज़ इक्वल टू
जो हमारे पास रियल पावर है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास जो लोड में पावर डिसिपेट हो रही है वो है, तो दिस इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई, आई नॉट आर एम एस मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये जो सप्लाई की आ रही है, सप्लाई में जो आ रही है आरएमएस वो क्या आ रही है, वो है 120 वोल्ट्स, 120 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट आरएमएस, यानी ये जो आपका जो करंट, ये जो आपके पास आउटपुट में करंट आ रहा है आरएमएस करंट, यही आपका सप्लाई से भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आई नॉट आरएमएस ही की लिख लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे जो जिस तरीके से अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले किया था वही हम करेंगे, 17 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 120 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 17। तो अगर इसी को मैं अभी कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है इसकी जो हैं वो वैल्यूज़ निकल आएँ। ये अभी हमने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, ठीक है। तो ये वैसे तो ये तकरीबन जो आता है हमारे पास ये अराउंड 140 वाट्स आ जाता है। इसमें असल में थोड़ा सा इसका एरर आ रहा है, तो इसको ज़रा कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ये थोड़ी सी कम थी, अप्रॉक्सीमेट की हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे 120 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू 2040 वाट्स, नहीं सॉरी ये वोल्ट एम्पियर्स होंगे। अच्छा, अब इसको हम करते हैं, हमारे पास आ गया 1440 डिवाइड बाय 2040, ठीक है। और ये हमारे पास जो आएगा, हमारे पास आएगा 0.707, ऐसे ठीक हो गया। पावर फैक्टर जो है हमने इसी चीज़ को कैलकुलेट करते हुए ले लिया। थोड़ा सा मैं आपको इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी जो है वो आ जाए थोड़ी सी कि यहाँ पे किस तरीके से ये पावर फैक्टर कैलकुलेट किया गया है। नाउ रियल पावर जो होती है दैट इज़ दी ओरिजिनल पावर जो लोड ने कंज्यूम की। तो वो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, चूँकि हमारे पास रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस जो है वो एसी और डीसी है, इन्हें दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे आरएमएस वैल्यू लेंगे और वो हमने पहले ही कैलकुलेट की थी, आई नॉट आरएमएस वैल्यू। ये हमारे पास जो सॉल्व करते हुए आई थी वो तकरीबन अराउंड 16.97 एम्स आई थी, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे पहली जो हमने रियल पावर कैलकुलेट की है उसके अंदर हमने एवरेज वैल्यू, हमने डीसी वैल्यू ली है, ठीक है। डीसी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो ली है, सॉरी डीसी वैल्यू नहीं ली है, रियल पावर जो है मैंने ये करेक्ट नहीं किया, ये गलत कर दिया, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, आई नॉट आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। सॉरी यानी ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेकन हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस के अंदर पावर डिलीवर हुई है और डिसिपेट हुई है दिस इज़ कॉल्ड द रियल पावर। और होता भी इसी तरीके से कि जो पावर आपके पास डिसिपेटेड होती है ना वो आपकी रियल पावर कहलाती है। इसके अंदर दोनों का कंटेंट है, एसी कंटेंट भी है और इसके अंदर डीसी कंटेंट भी है। इसके जो डिवाइड जो कर रहे हैं आप अपेरेंट पावर से कर रहे हैं। अपेरेंट पावर ये है कि आपके पास वोल्टेज क्या अप्लाइड थी सप्लाई में, तो वो थी 120 वोल्ट। अब आपका सवाल ये आएगा कि ये आरएमएस वैल्यू आपने क्यों ली है यहाँ पे, जो कि वही है जो ऊपर भी आपने कंसिडर की है। तो असल में जो करंट यहाँ पे आएगा लोड में वो सप्लाई से ही आएगा, सप्लाई साइड से आएगा। तो जो करंट इधर आ रहा होगा वही करंट यहाँ से सप्लाई साइड से जा रहा होगा, दैट्स वाई सप्लाई साइड पे भी मैंने वही करंट की वैल्यू रखी है। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया है तो मेरा देखें पावर फैक्टर जो है वो 0.707 आया, लैगिंग आएगा, ये ऑब्वियसली लैगिंग होगा, पॉजिटिव है। तो अब एक थोड़ा सा यहाँ पे ना सोचने की ज़रूरत है कि हम जो कह रहे थे ना कि कन्वर्टर सर्किट्स बड़े सिंपल होते हैं या कोई हमारी जो इनिशियल गैस था कि ये जो सर्किट है क्योंकि इसमें लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है तो पावर फैक्टर शुड बी 1। लेकिन आप देखें कि जो कन्वर्टर सर्किट को इन्वॉल्व करने की वजह से, कन्वर्टर का बीच में आने की वजह से, अब ये क्या है, ये पोर्शन जो है ये आपका कन्वर्टर है, कन्वर्टर के आने की वजह से पावर फैक्टर चेंज हो गया। अगर मैं इसको निकाल दूं और इसको डायरेक्ट लोड को लगा दूं रेजिस्टेंस के साथ तो फिर तो पावर फैक्टर 1 है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर 1 होता है, दे आर इन फेज। लेकिन जब आप बीच में लगा देते हैं कन्वर्टर लगा देते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर लगा देते हैं, तो फिर ये वैल्यू जो है इट इज़ नो लॉन्गर 1, रादर ये 0.707 रिप्रेजेंट के लैगिंग पावर फैक्टर हमारे पास आ जाता है।
ये बहुत अहम थी। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने का बुनियादी वजह भी यही थी कि हम ये देखें कि किस तरीके से कन्वर्टर्स जो होते हैं वो हमारी इनपुट और आउटपुट के दरमियान क्या होता है। तो सिंपल लोड आप देखें कि रेजिस्टेंस ली हुई है आपने, उसके बावजूद कन्वर्टर सर्किट का बिहेवियर जो है वो किस तरीके से निकल के आता है। कि हमारा जो एक हाफ वेव रेक्टिफायर है वो इन रियलिटी हमारे पावर फैक्टर को लैगिंग नेचर का बना देता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने आपको दो चीज़ें कही ना कि बेसिक मैथमेटिक्स आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको इन चीज़ों का बड़ी क्लियरिटी के साथ आइडिया होना चाहिए, और सेकेंडली जो आपके पास इंट्यूटिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो कन्वर्टर सर्किट की जो बिहेवियर है ना, ये हम जो पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ रजिस्टर्स के साथ देख रहे हैं, इन रियलिटी हम अपनी कैपेबिलिटी इन्हेंस कर रहे हैं कि हम इस सर्किट के हवाले से हमेशा ये नहीं होगा कि आप कैलकुलेट करके ही निकालेंगे सर्किट का बिहेवियर क्या होगा। ऑब्वियसली जब आप फील्ड में काम करेंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे, तो आप हर वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक जनरल पर ट्रेंड आप उसके बारे में ड्रॉ कर सकते हैं, एक अपनी परसेप्शन बता सकते हैं कि जी आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर क्या होगा। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं दे हेल्प यू इन डेवलपिंग दैट पर्सपेक्टिव, और एक ये इनसाइट देते हैं सर्किट के बिहेवियर के, विदाउट इवन कैलकुलेटिंग आप सर्किट का बिहेवियर जो है किसी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी ये प्रॉब्लम हो गई। आई होप सो इस प्रॉब्लम को आप अच्छे तरीके से देखेंगे। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जी रियल पावर जो है वो आपकी ओरिजिनल डिसिपेटेड पावर होती है, और चूँकि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे जो है ये पावर डिसिपेटेड है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इधर जो करंट आ रहा है वो वही करंट है जो यहाँ से सप्लाई से भी आ रहा है। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो वही करंट जो सप्लाई से हुई वही आएगा। तो लोड जो है इन अ वे डिक्टेट कर रहा है कि सप्लाई से किस किस्म का आपका जो है आएगा, और ये इसकी वजह ये है कि बीच में जो आपका कन्वर्टर सर्किट लगा हुआ है वो लोड को हर तरह का करंट प्रोवाइड नहीं करा। अगर ये ना लगा होता तो फिर तो साइनोसाइडल ही करंट आता। तो आपने देखा होगा जैसे वेव फॉर्म्स वगैरह मैंने सर्किट की पूरी ड्रॉ की थी, तो उसमें आप देख लें कि वो अगर वो उसी तरह का साइनोसाइडल आता आउटपुट, लेकिन नहीं साइनोसाइडल आउटपुट नहीं आया। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ हाफ वेव जो है वो अवेलेबल होती है एट दी आउटर पोर्शन। तो ऑब्वियसली दिस डिफाइंस, ये हमारा जो है ये लोड के हवाले से हो गई बात। अब हम ज़रा आगे चलेंगे और लोड में वेरिएशन करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम लोड में वेरिएशन नहीं करेंगे हम ओवरऑल जो हमारे पास बिहेवियर है वो नहीं हो सकता। तो लोड्स तो मैंने आपको 5 टाइप्स के कराए हुए हैं, अभी हमने सिर्फ एक ही टाइप का देखा है अभी तक। जो हमारी डिस्कशन हुई है इस मैराथन सेशन के अंदर, हमने जो है अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का देखा है। तो देखते हैं अब हम मूव करेंगे दूसरी टाइप पे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं। और मैंने जिस तरीके से कहा कि आप जो है ना इसको, बड़ी सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है इसकी। अगर आपका एक भी कन्वर्टर इतना सिस्टमेटिकली डेवलप कर लेते हैं, आप मेहनत करके सीख लेते हैं, तो फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बाकी कन्वर्टर्स पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी जो है ना वो इंट्यूटिव कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। इस पूरी डेवलपमेंट का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास एक इंट्यूटिव कैपेबिलिटी आ जाती है। आप सर्किट को बहुत हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपको पता होता है कि आउटपुट किस तरह की आएगी। हर बार आप जाके वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं करते, आप सिंपली वेव फॉर्म्स को आउटपुट को बना सकते हैं। सिंपली अगर आप बेसिक जो आपके जो लोड्स हैं उनको देखें, तो अब हम केस 2 लेते हैं लोड का। केस 2 में लोड के ऊपर जो है हमारे पास जो है वो क्या है, R इज़ इक्वल टू 0, L इज़ नॉट इक्वल टू 0 और E इज़ इक्वल टू 0, ये लेंगे। तो अब ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि हमारा R रिमूव हो जाएगा, L रह जाएगा और E जो है वो 0 होगा। सर्किट वही होगा, हम वही हाफ वेव रेक्टिफायर लेंगे जो हमने पहले लिया था। अब हमने यहाँ पे आउटपुट में हमने जो है इंडक्टर लगा दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो Vs वही है जो साइनोसाइडल इनपुट थी हमारी, और ये हमारा डायोड है प्लस माइनस V आउटपुट, और ये हमारा इंडक्टर। यहाँ पे हमारे पास कोई करंट होगा आउटपुट के ऊपर। ठीक हो गया। अब ये जो है बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, इसके अंदर वैसे देख के उसको बड़ा वो हमें आता है कि अच्छा इसमें होगा क्या, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हम सब जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि डायोड जो है वो स्विच है, और स्विच की किसी भी स्विच की दो स्टेट्स होती हैं, इधर इट इज़ इन ओपन सर्किट और इट इज़ ए क्लोज सर्किट, क्लोज्ड।
तो अगर ये ओपन है तो फिर तो ऑब्वियसली वो लोड को डिस्कनेक्ट कर देता है सोर्स से, लेकिन अगर वो क्लोज्ड है तो वो लोड को कनेक्ट कर देता है सोर्स के साथ। सिंपल, यानी जो है डायोड के हवाले से अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ये है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि ये मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल्स में जाऊँ, थोड़ी सी एक चीज़ मेरे से मिस हो गई है, मैं चाहूँगा कि वो आपको यहाँ पे अभी लिखवा दूँ ताकि फिर वो आगे नहीं हो। हमारे पास जो है डेफिनीशन अगर हम डिफ़ाइन कर लें, डिफ़ाइन 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स। 3 टाइप ऑफ एंगल्स जो हैं हमारे पास पार्टोनिक्स में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है इसको हम कहते हैं फायरिंग और डिले एंगल, फायरिंग और डिले एंगल। ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होता है ये स्टार्ट ऑफ कंडक्शन को मार करता है। स्टार्ट ऑफ कंडक्शन यानी जहाँ से सर्किट के अंदर करंट चलना शुरू करता है उस इंस्टेंट को मार्क कर रहा होता है, स्टार्ट ऑफ कंडक्शन को मार्क करता है। इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो है हमारे पास उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्शन एंगल, एक्सटिंक्शन एंगल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। और ये एंड ऑफ कंडक्शन को मार्क करता है। एंड ऑफ कंडक्शन यहाँ जहाँ पे आपके सर्किट के अंदर करंट चलना ख़त्म हो जाता है या बंद हो जाता है। क्लियर? ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास वो हमारे पास उसे हम कहते हैं कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल, दैट इज़ कॉल्ड दी गैमा। और जो गैमा जो होता है इट इज़ सिंपली डिफरेंस ऑफ बोथ, यानी कि अगर बीटा माइनस अल्फ़ा, ये गैमा हो जाता है। ये हमें कंडक्शन एंगल बताता है। तो ये हमें बताता है ड्यूरेशन ऑफ कंडक्शन सर्किट के अंदर, ड्यूरेशन ऑफ कंडक्शन। दैट्स इट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसकी मैं छोटी सी मिसाल ले लूँ कि हाँ जी भाई वो क्या होगा। ये सारी वो भी सी वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम इसको लिखें तो अगर आपको याद हो कि जब मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था तो वहाँ पे ये मैंने वेव फॉर्म्स ड्रॉ की थी, और मैं इसको उनको दोबारा इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे वेव फॉर्म्स ड्रॉ कर रहा हूँ। इनपुट जो थी हमारी वो एक साइनोसाइडल इनपुट थी। ठीक है, ओमेगा टी यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे वी एस था। वी आउट जो थी हमारी वो ऐसी थी। ठीक है, थोड़ा सा इधर जाएगा, फिर यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे पाए है, 2 पाए है, 3 पाए है, यहाँ पे भी पाए है, 2 पाए है, 3 पाए है। ठीक है, ओमेगा टी, ये सारी ओमेगा टी की वैल्यूज़ हैं। यानी ये भी जो है ये ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके जो यूनिट्स हैं ओमेगा टी हैं, ये भी ओमेगा टी के क्रॉस है, ये भी ओमेगा टी के क्रॉस। अच्छा, इसको देखते हैं। करंट जो था वो मैंने कहा था इसी का स्केल्ड वर्जन होगा, आई नॉट। ठीक है, और ये पाए और यहाँ पे 2 पाए, और ये भी जो है करंट हमारा दिस इज 3 पाए। अब यहाँ पे क्या है, पहला फायरिंग और डिले एंगल, यानी कहाँ से स्टार्ट ऑफ कंडक्शन हो रहा है। अब इस सर्किट में अगर मैं देखूँ तो जो हमारे पास स्टार्ट ऑफ इंडक्शन जो कंडक्शन हो रहा है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वैल्यू, और ये क्या है, ये 0 है। तो फॉर दिस सर्किट हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। और क्या है, एक्सटिंक्शन एंगल, किस पे कंडक्शन ख़त्म हो रही है, दैट इज़ इक्वल टू पाए। ये जो पाए है हमारे पास, तो मेरे पास बीटा क्या हो गया, दैट इज़ इक्वल टू पाए। अब इसी सर्किट के लिए मेरे पास जो है कंडक्शन एंगल क्या होगा, तो सिंपली अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई माइनस 0, दैट इज़ पाई। ये जो है ये वैल्यू जो है आपके पास आएगी। ठीक हो गया? तो चूंकि यही वैल्यू जो होती है अल्फ़ा जो होती है इसका जो है वो ओमेगा टी के इक्वल होती है। तो अल्फ़ा जो है दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी। लेट सपोज इसको हम टी स्टार कह देते हैं, कंडक्शन टाइम बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये कंडक्शन टाइम जो होता है ये किसके इक्वल हो गया, बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर ओमेगा। इससे हम टाइम भी निकाल सकते हैं कितना कंडक्शन टाइम होगा। तो इसमें चूँकि 50 हमारे पास हर्ट्ज़ होती है, 50 हर्ट्ज़ जो है इस अराउंड 20 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास कंडक्शन टाइम जो है वो इसका हाफ आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 10 मिली सेकेंड्स। दैट्स इट। ये सिंपल यहाँ पे इसको हम डिवाइड करें। देखिए तो ये भी निकाल लेता हूँ, अगर आप इसको निकालना चाहें तो वो भी निकाल लेते हैं। वो ओबियसली क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, टी सी स्टार इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर ओमेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूँ वैल्यू, तो पाई माइनस 0, तो ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ होता है।
ठीक है, टी सी स्टार। तो अगर मैं इसमें से करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 1/2f। तो f क्या था हमारे पास 2 इंटू 50 और दिस इज़ इक्वल टू 1/100, ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो ये आ जाएगा 10 मिली सेकेंड। दैट इज़ दी कंडक्शन टाइम फॉर दिस सर्किट, दैट इज़ 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड कंडक्ट करेगा, 10 मिली सेकेंड ये ऑफ रहेगा। इस तरीके से ये चीज़ जो है आप बहुत सारी निकाल सकते हैं। ये हमारे अभी जो फर्दर हमारी जितनी स्टडी होगी उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले करेगी। एक चीज़ और है, ये भी आप लिख लें, अपने साथ नोट्स बनाते जाएं और साथ साथ अब ये आपने पूरे एंगल्स डिफाइन कर लेने। और यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड के लिए ये मैंने सारा बनाया, तो ये लिख लें आप, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें आपके पास हों, लिखिए। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हमें इसी पॉइंट पे उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके फिर वो डिस्कशन में आएगी तो उस वक्त जो है थोड़ा सा ट्रबल हो जाता है कि जी ये वैल्यूज़ जो हैं ये क्या हैं। हमारे पास जो कंडक्शन होती है ये 2 टाइप्स की कंडक्शन जो है वो हो सकती है। एक को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन, डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन, ठीक है, इसे अमूमन जो है बुक्स में DCM भी लिखा हुआ होता है। सेकेंड हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन, ये किताबों में आपको CCM के से भी मिल जाती है। ये 2 और चीज़ें डिफ़ाइन करने। अभी तक आप कह रहे होंगे कि स्टिल हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, अभी तक हम जो है टर्मिनोलॉजी डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये वो टर्मिनोलॉजी है जो आगे हमारे पास जो आ रहे हैं उन चीज़ों में ये चीज़ यूज़ होती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन क्या है और इसी तरीके से कॉन्टीन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन क्या है, उसको हम देखते हैं। इसका ताल्लुक जो है बेसिकली यहाँ पे लेट्स सपोज ओमेगा टी है और ये आपका आउटपुट करंट है, इसका ताल्लुक आउटपुट करंट के साथ होता है। और अगर हम इसको ड्रॉ करने के लिए कह देते हैं कि दिस इज़ पाई, दिस इज़ 2 पाई, दिस इज़ 3 पाई, दिस इज़ 4 पाई। अमूमन जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं करंट्स की, वो अमूमन हमारी पीरियोडिक नेचर के हैं, तो 2 पाई का ही हमने सबका लिया हुआ होता है, क्योंकि रेक्टिफायर है ना। तो जो इनपुट सिग्नल है आपके पास वो जो है वो एक साइनोसाइडल वेव है और वो 50 हर्ट्ज़ की है जो हमने कंसीडर किया है। तो लेट्स वो उसका जो टोटल टाइम है 20 मिली सेकेंड्स है। तो 20 मिली सेकेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 10 मिली सेकेंड का जो है वो पाई 2 पाई 20 मिली सेकेंड का हो जाता है। तो आफ्टर 20 मिली सेकेंड जो है आपकी इनपुट वेव जो है वो रिपीट कर रही होती है, उसकी पीरियोडिसिटी है। अब इसके अंदर ये जो 2 पाई का टाइम है, अगर आपका करंट जो है वो लेट्स सपोज किसी यहाँ पे हम करंट, जैसे मैंने अभी हाफ वेव रेजिस्टिव लोड के लिए किया तो वो मेरा करंट यहाँ पे था और मेरा करंट यहाँ पे था। तो अगर आप देखेंगे तो ये 0 से स्टार्ट हुआ और पाई पे ख़त्म हो गया और इससे आगे ये वैल्यू जो है ये 0 रही और फिर दोबारा स्टार्ट हुआ। इसको ये जो हमारे पास वैल्यू आई इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन, डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन। यानी जो हमारे पास टाइम पीरियड है हमारी वेव फॉर्म का, उस टाइम से पहले अगर करंट 0 हो जाता है, यानी I0 जो है, अब यहाँ पे देखें ना यहाँ I0 0 है, अगर करंट 0 हो जाता है तो ये डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको आगे लेके चलते हैं, कॉन्टीन्यूअस मोड को भी देख लेते हैं भाई कि वो क्या है। यहाँ पे हमारे पास I0 है और इधर अगर लेट्स वही मैं पहले मार्क कर लूँगा वैल्यूज़, दिस इज इक्वल टू पाई, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, 3 पाई और यहाँ पे 4 पाई। ठीक है, ये वैल्यूज़ मार्क करेंगे। अब अगर हम इधर देखें, अगर हमारा करंट इस नेचर का हो कि ये कभी भी इस पीरियोडिक उसमें ज़ीरो ना होता हो, बल्कि उससे पहले ही जो है ये दोबारा से इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर है, वही साइनोसाइडल वैल्यूज़ जो हैं उसको फॉलो कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 से लेके 2 पाई तक इट हैज़न्ट रीच 0 अगेन, बल्कि ये वहाँ से नॉन ज़ीरो वैल्यू के साथ ही अगला जो हमारा इंटरवल आ रहा है उसको शुरू कर देता है। इस किस्म का जो बिहेवियर होता है इसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस कंडक्शन मोड।
ये दो चीज़ें जो हैं, ये पिछले जो मैंने एंगल्स बताए और ये जो मैंने ये दो मोड्स बताए कंडक्शन के, इनको आपने अपने जहन में रखना है। ये एक्सप्लेनेशन में टाइम एंड अगेन मैं इनको रिपीट करूँगा। तो हो सकता है कि फिर आप कहें कि अच्छा यार ये तो नई चीज़ें सर इंट्रोड्यूस कराने लग गए, ये आप अभी से ही लिख के रख लें, ठीक है। तो अगर ये पहले से लिखे हुए होंगे तो फिर इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी अच्छा ये जो चीज़ें हैं हमने पहले से ही इसको हम फॉलो अप दे रहे हैं, तो हम इसी को लेके आगे चलेंगे। क्लियर होगी बात? सही है, चलें हमारा ये हो गया। अब हम जो है अपने सर्किट की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। सॉरी मैं अभी मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि हाँ मुझे पहले ये चीज़ें बतानी चाहिए थी प्रॉब्लम के बाद, फिर मुझे जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है इनिशिएट करना चाहिए था, ठीक है। तो चलें ये लिख लिया आपने तो बहुत अच्छा किया। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। अब हमारा टॉपिक जो है ये इंडक्टिव लोड है, यानी अगर हम यहाँ पे लिखूँ, ये जो इसका मकसद क्या है कि ये इंडक्टिव लोड है। वो प्योर रेजिस्टिव लोड लिया था हमने और हमने ये प्योर इंडक्टिव लोड लिया है, ठीक है। अब प्योर इंडक्टिव लोड के साथ जब ये आप इसको इस सर्किट को लेके चलेंगे तो ये कैसे बिहेव करेगा और आपके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम फॉर मोड 1 लें इसको, तो वी कैन सिंपली ड्रॉ इट इन ए वे कि हम यहाँ से ये किया, और चूँकि ये पॉजिटिव जो साइकिल है हमारे आउटपुट को सबसे पहले आ जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वी डी जो है ये ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे प्लस माइनस वी नॉट हो जाएगी, यहाँ पे वी एस है, साइनोसाइडल वैल्यू आ रही है, ये मोड 1 है। एंड व्हेन आई एम गोइंग टू राइट इट, अगर मैं यहाँ पे केवीएल लिखना चाहूँ तो ऑब्वियसली केवीएल क्या है, वी एस वी डी और वी नॉट। तो वी एस इज इक्वल टू केवीएल, अगर मैं इस लूप में लिखूँ वी एस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी डी, ये तो ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास वीनेस जो है वो इक्वल टू वी नॉट आ जाएगा। दैट इज़ द केवीएल दैट वी विल हैव इन दी हियर। इसी से अगर मैं लेके चलूँ तो ये जो मेरे पास इंडक्टर की वैल्यू है, जो वी नॉट की वैल्यू है, दैट इज़ एल डी आई नॉट बाई डी टी। सिंपली क्योंकि इंडक्टर है तो हमने सीधा सीधा वो लिख दिया। अब चूँकि वी नॉट और वी एस बराबर है तो वी एस इज इक्वल टू एल डी आई नॉट बाय डी टी। वी एस क्या है तो वो मैंने आपको पहले से ही पता है कि वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। साइनोसाइडल है, इसी साइनोसाइडल इनपुट दी हुई है। अब अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा दैट इज इक्वल टू एल डी आई नॉट बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, क्योंकि ये इनको जब इन वैल्यूज़ को लिया जाता है इस तरह किया जाता है, आई नॉट ले लेंगे, इधर हम इंटीग्रेशन करेंगे, अगर इस बोथ साइड पर इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एम ओवर एल साइन ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। तो जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे हमारे पास आ जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू वी एम ओवर ओमेगा एल 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हमारी जो है करंट की जो वैल्यू आ रही है वो ये बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी करंट की वैल्यू, ये हमारा आउटपुट करंट है जो भी आ रहा है, आउटपुट करंट, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा अभी हम डायरेक्टली वेव फॉर्म्स ही ड्रॉ करेंगे। मैं ज़रा सा चाह रहा हूँ कि ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है इसको हम डिफरेंट टाइमिंग के जो टाइम इंस्टेंसेस हैं उसके ऊपर हम इसको इवेलुएट करें और फाइंड आउट करें कि क्या वैल्यूज़ बनती हैं। तो हम एक टैब टेबल ड्रॉ कर लेंगे और हम इसको देखेंगे कि भाई ये क्या आता है, ठीक है। अच्छा तो हम यहाँ पे लेट सपोज इसको करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा टी दैट इज़ द टाइमिंग इंस्टेंस, यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू आई एल, ये आ जाएगा। तो बस इसी में हम वैल्यूज रिप्लेस करते जाएंगे। सबसे पहले हम जीरो ही कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे जीरो रिप्लेस कर दूँ तो क्या होगा कि कॉस ऑफ जीरो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, तो जीरो। मेरे पास जो पहली वैल्यू आ रही है वो जीरो के लिए और वो जीरो ही है। क्लियर हो गया? ओके नेक्स्ट टाइमिंग इंटरवल में हम लेट सपोज सेकेंड करते हैं पाई बाई 2 ले लेते हैं।
तो ये पाई बाय 2 हो गया। अब कॉस ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1, मेरे पास आ जाएगा वी एम ओवर ओमेगा एल। थर्ड लेते हैं, लेट सपोज हम थर्ड लेते हैं पाई, कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कॉस पाई जो है 180 डिग्री है, तो कॉस इज इक्वल टू -1, तो 1 माइनस -1, यानी अगर 1 माइनस और -1 होगा, दिस इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास क्या आएगा 2Vm ओवर ओमेगा एल, पाई के ऊपर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, तो लेट अस रिप्लेस 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, तो मेरे पास वैल्यू फिर वो ये आ जाएगी Vm ओवर ओमेगा एल, और अगर मैं फिफ्थ वैल्यू लूँ दैट इज इक्वल टू 2 पाई, मेरे पास आ जाएगी 0। दैट्स इट। अब ये सारी छोटी सी ये डेरिवेशन कर ली और ये आपके पास आ गया। तो हम ज़रा देखते हैं कि अच्छा यार ये जो वैल्यू आई है, लेट अस प्लॉट इट एंड सी कि ये बनता क्या है, क्योंकि अभी मैं डायरेक्टली जो है, अब मैं इससे करंट निकालूंगा, फिर मैं करंट से आपको बताऊंगा कि वोल्टेज कैसे निकल सकती है। तो यहाँ पे हम अभी करंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि हमारे पास वोल्टेज क्या आती है। तो पहले हम करते क्या है कि करंट की ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक द करंट वैल्यू और लेट्स टेक दिस थिंग, यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ आई नॉट, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि मेरे पास इसमें टाइमिंग इंस्टेंसेस डिफाइन है, वो क्या है 0, और लेट सपोज ये पाई था तो ये हमारे पास पाई बाय 2 है, और ये अगर मेरे पास 2 पाई था तो दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। वैल्यूज गिवन है। अच्छा, पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, वी एम ओवर ओमेगा एल, यार ये आप इधर लेके यहाँ पे ले लो, दिस इज वी एम ओवर ओमेगा एल। दूसरी वैल्यू क्या है 2 Vm ओमेगा, वाह भाई, इसके बिल्कुल डबल में ले जाएं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 Vm ओवर ओमेगा एल। और तीसरी वैल्यू क्या है, वही इसी की एक्सटेंशन, ठीक है, और चौथी वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी ये 0 था, यहाँ पे भी 0 है। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एक सेकेंड है, ये थोड़ा सा जो है ये इसको मैं ज़रा सही तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ये काफ़ी ख़राब हो गया है इधर, हटा ही देते हैं फिलहाल, इस सर्किट की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें ये फॉर्म की ज़रूरत हो रही है। तो यहाँ पे इधर ले लें, यहाँ से इधर ले लें, ओमेगा टी आई नॉट और 0 पाई 2 पाई, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 2, आ जाएगा 3 पाई बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा वी एम ओवर ओमेगा एल, और यहाँ पे लेट सपोज हम इससे डबल में लेते हैं 2 Vm ओवर ओमेगा एल, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास सेकंड वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास थर्ड वैल्यू है, और यहाँ पे मेरे पास फोर्थ वैल्यू। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरीके से बनेगा, दैट्स इट। ये देखिए, ये आ गया मेरे पास, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर मेरे पास जो है ये रिपीटिंग होता है, तो ऑब्वियसली इसी आगे भी अगर मैं इसको ले जाऊँ यहाँ तक ले जाऊँ, तो ये भी इसी तरीके से दोबारा बन रहा होगा। ये लेट सपोज 4 पाई तक जाता है। अब अगर आप देखें तो ये यहाँ पे तकरीबन ये जैसे ही 0 हुआ है फ़ौरन अगला शुरू हो गया आपके पास। तो इन रियलिटी अगर हम देखें कि इंडक्टर लेने की वजह से, जहाँ पे हम रेजिस्टर जब लिया था तो वो डिसकंटिन्यूस मोड ऑफ कंडक्शन था, लेकिन अगर हम इधर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है जिस इंस्टेंट पे ये 0 है उसी इंस्टेंट पे फिर दोबारा इंक्रीज करना शुरू कर देगा, तो इट नेवर रिटर्न्स टू 0, ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस मोड ऑफ कंडक्शन बन जाता है। पहली चीज़ तो ये है। सेकेंड चीज़ क्या है, सेकेंड चीज़ ये है कि आप ये कहेंगे कि भाई मेरे पास भी ये सर्किट था, लेट सपोज ये सर्किट था, इसकी दो रजिस्टर के लिए जब आपने बनाया था तो इसकी दो वर्जन्स थी। एक क्या था विद ए क्लोज स्विच, जो कि मेरे पास क्या था ओमेगा टी पाई, और दूसरी में था ये ओपन स्विच फ्रॉम पाई टू ओमेगा टी टू पाई।
तो जब ओपन था तो फिर तो आउटपुट ज़ीरो हो गई थी, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब ओपन था आउटपुट ज़ीरो की तो करंट भी ज़ीरो हो गया था। लेकिन यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू अगर आप देखें तो पाई के ऊपर देखें, यहाँ पे पाई से स्टार्ट हुई थी, ये जो मेरे पास ओपन आया था ये पाई से स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पाई के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू करंट की आ रही है। अब ऑब्वियसली होना क्या चाहिए कि जब इस वक्त स्विच ओपन हो तो एकदम करंट ज़ीरो हो जाए। यानी अगर मैं सर्किट बनाऊं तो मेरे पास ये है डायोड, इंडक्टर, दैट्स इट, वी डी प्लस माइनस वी नॉट, ये इंडक्टर है, ये आई नॉट और ये वी एस है। तो इस पे क्या होना चाहिए, ठीक है जी ये था। तो पाई पे क्या हुआ, पाई पे ये मैक्सिमम पे था। तो जब पाई से आप आगे जाते हैं यानी आप 180 डिग्री से एक भी डिग्री आगे जाते हैं तो डायोड शुड क्लोज, दिस शुड बी हैपनिंग कि जी डायोड क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इनपुट तो अब यहाँ से जीरो हो जाएगी और नेगेटिव भी टर्न करेगी। तो डायोड जो चलता था जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस इज बेसिकली द फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस क्या है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, दिस इज इक्वल टू रिवर्स बाइस, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस। तो ये होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये हो नहीं रहा। यहाँ पर नज़र आता है कि पाई के ऊपर आपका सर्किट टर्न ऑफ नहीं करता बल्कि इट कीप्स ऑन कंडक्टिंग। एंड द रीज़न इज़ दैट कि जब डायोड ओपन होने की कोशिश करता है तो इंडक्टर डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन करंट। ये लिख लें, इंडक्टर डज नॉट अलाउ इंस्टंटेनियस चेंज इन करंट। तो जब वो इंस्टंटेनियस चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता तो ये कैसे नहीं करता, ये क्या करता है कि ये अपने ऊपर एक वोल्टेज लेके आएगा, लेट्स सपोज, और ये ट्रांजिशन में आती है माइनस प्लस वी एल, और ये वी एल क्या है, एल डी आई बाई डी टी। ये होता है चेंज ऑफ करंट से। यहाँ पे तो मैक्सिमम है, अगर एकदम ज़ीरो कर दें होना क्या चाहिए, यानी अगर आप सही बात करें तो करंट को एकदम यहाँ से ज़ीरो हो जाना चाहिए, ऐसे इट शुड गो डाउन हियर टू ज़ीरो। और देखिए तो बहुत बड़ी चेंज है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये बहुत हाई हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज आएगी ये खासी बड़ी वोल्टेज आएगी, और इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा कि यहाँ माइनस है, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी और ये डायोड विल कीप इन फॉरवर्ड बाइस। ये डायोड रिवर्स बाइस होएगा ही नहीं, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस ही रहेगा। तो इसीलिए इस सर्किट के अंदर जब आप इसको बनाएंगे इंडक्टर के साथ तो आपके पास सिर्फ एक ही मोड होगा, और वो क्या होगा कि स्विच क्लोज के साथ ये सर्किट चलता रहेगा। तो अब ये आप बड़ा गौर से देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। थोड़ा सा होता ये है कि जब एकदम ये चीज़ें करते हैं तो स्टूडेंट जो है ना वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, कहते हैं कि ये क्या हो गया। ये अब प्योरली इंडक्टिव लोड का बिहेवियर आया, वो था प्योरली रेजिस्टिव लोड का बिहेवियर। फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव लोड आपके पास जो है एट द इंस्टेंट ऑफ पाई आपका करंट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन फॉर ए प्योरली इंडक्टिव लोड आपका ये करंट की वैल्यू वो मैक्सिमम है पाई के ऊपर। तो जब वो मैक्सिमम है तो आप क्या करेंगे, अगर आप उस वक्त जो है डायोड को रिवर्स बाइस कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, तो करंट शुड गो डाउन टू ज़ीरो, जैसे ये मैंने यहाँ पे दिखाया। But this is not possible. Why? Because inductor does not allow any instantaneous change in current. ये जो instantaneous change आ रही है इसको अलाउ नहीं करेगा। क्या करेगा, वो अपने ऊपर ये एक ले आएगा, वैल्यू ले आएगा वोल्टेज की, जिसे कहते हैं बैक ईएमएफ वोल्टेज। इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा कि जो आपका डायोड जो रिवर्स बाइस जाने वाला था वो हमेशा फिर फॉरवर्ड बाइस रहेगा, और जब वो थ्रू आउट फॉरवर्ड बाइस रहेगा तो ये करंट जो है चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता होकर 2 पाई पे ये जाके ज़ीरो होगा। लेकिन आपको पता ही है कि वहाँ से फिर अगला इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि ये तो पीरियोडिक है ना सिटी, तो अगला इंटरवल आएगा तो फिर फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये सर्किट जो है, ये सर्किट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन हमेशा जो है फॉरवर्ड बाइस रहेगा। ये है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब ये लिख लें बेशक, दिस सर्किट विल हैव only one mode of operation। ये जो है ना ये सबसे अहम बात है,
और काफ़ी इसके अंदर जो है ये यहाँ से जो है ना बहुत लोगों को इंडक्टिव बिहेवियर जो है हाईलाइट होना शुरू होता है। मैंने जिस तरीके से कहा ना, जब तक आप ये स्टडी इस तरीके से नहीं करते हैं ना, एक सिस्टम के तौर पे आप इसको सिस्टमेटिकली डिस्कस नहीं करते, आपको नहीं आइडिया होता कि किस तरीके से लोड की वेरिएशन जो है आपकी जो पैरामीटर्स हैं उनको वेरी कर रही है। ये थोड़ा सा लिखें, इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने साथ साथ आपको इसके बारे में एक एक चीज़ इन्फॉर्म कर दी है, बता दी, और ये हमारी जो आगे की डिस्कशन जितनी होने वाली है ना, उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। उसके अंदर जो है ना हमारा आइडिया बड़ा क्लियर हो जाता है कि अच्छा यार ये इस तरीके से जो है सर्किट का बिहेवियर जो है डिफाइन हो रहा होता है। ठीक है, अगर ये आपको अभी से समझ आ रहा है और आपको क्लियर हो रहा है कि नीचे ये इसमें हो क्या रहा है, फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, किसी भी सर्किट को आप सीख सकते हैं, किसी भी डिटेल्स में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लें, लिख लें, ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पे तो हमने इसकी करंट की तो बात कर दी और हमने करंट की वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर ली। अब हम देखते हैं कि वोल्टेज के साथ क्या होने वाला है। तो अगर ये कभी क्लोज होगा ही नहीं तो फिर अब मेरे लिहाज से आपको समझ आ गई होगी कि आपकी वोल्टेज क्या आएगी। क्यों, क्या ख्याल है, आपको कोई आइडिया आया है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? बहुत इससे भी देखिएगा बहुत ही अच्छी इंसाइट्स आएंगी आपको सर्किट के ऑपरेशन के हवाले से, और बड़े फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो बताते हैं ना, तो स्टूडेंट उनको क्योंकि उस वक्त तो यादाश्त हो रही होती है ना, आप अपनी यादाश्त पे चल रहे होते हैं, मेमोरी पे, कि जी मैं इसको याद कर लेता हूँ, अभी मुझे नहीं पता लग रहा। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को होते हुए देखते हैं, फिर आपको पता लगता है अच्छा यानी ये जो है ये बात की गई थी, और ये जो उस वक्त मुझे नहीं समझ आ रही थी या इसका मुझे आइडिया नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। ठीक है, ये बड़े ध्यान से और आराम से समझने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, तो थोड़ा सा टाइम देके करना चाहिए। बहुत तेज़ी में क्विक में करे ना आदमी तो फिर जो है ये चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, और जब ओवरलुक हो जाएंगी फिर आपके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहती है, फिर वो आगे जब आप जाके चीज़ें करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज होंगी। इसलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको आप क्लियरली थोड़ा सा टाइम लगा के सीख लें। अब इसी के नीचे हम आउटपुट वोल्टेज बनाएंगे। आउटपुट वोल्टेज जो है लाजमी बात है कि जो हम आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे इंडक्टर के ऊपर ही होगी। ठीक है, ये यहाँ पे शायद इसको मैंने क्लियर किया है तो ठीक हो गया, ये आ गया ओमेगा टी। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली 2 पाई के लिए बना लेंगे, 2 पाई पाई 0 नॉट। तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि आपका सर्किट तो कभी ऑफ ही नहीं हुआ, एक ही मोड है, यानी डायोड जो स्विच है वो ऑन ही रहा, तो ऑब्वियसली बड़ी इजीली आप कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी इनपुट आ रही थी वो ही मेरी आउटपुट आएगी। दैट इज़ इट, पाई भाई यहाँ पे आ जाएगा वी एम। सो ऑल द इनपुट जो आपने दी थी वो आपकी आउटपुट पे आ जाएगी। ये है सबसे अहम चीज़, जो भी इनपुट थी आपकी ऑब्वियसली साइनोसाइडल इनपुट वोल्टेज दी हुई है तो वही साइनोसाइडल वोल्टेज जो है आउटपुट जो है वो अपेयर करेगी अक्रॉस दी आउटपुट। तो ये वी नॉट आ गई आपकी। अब ये दो सर्किट आपके सामने बड़े क्लियरली बन गए हैं, जो पहले आपने रेजिस्टिव लोड के लिए बनाया और ये जो अभी आपने इंडक्टिव लोड के लिए बनाया। तो मैं अगर आपके लिए कंपैरिजन के लिए करता हूँ कि यहाँ पे मैं रेजिस्टिव लोड के लिए जो है ये इंडक्टिव लोड के लिए है, ठीक है, ये इंडक्टिव लोड के लिए है, और ये मैं रेजिस्टिव लोड के लिए बना देता हूँ। क्यों जी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ले लें और रेजिस्टिव लोड, तो ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज जो थी वी नॉट 0 से लेके पाई तक थी, और ये 2 पाई ओमेगा टी। करंट भी जो था आपके पास इधर ही तक था 0 से पाई, आपके पास वी एम थी, और यहाँ पे क्या है आपके पास, ये आपके पास आई नॉट है, दिस इज़ वी एम बाई आर है, दिस इज़ 2 पाई ओमेगा टी।
क्यों जी, ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों का कंपैरिजन बड़ी इजीली हो सकता है। अभी जो हमने एंगल्स की बात की, तो अगर हम एंगल की बात करें तो अल्फ़ा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी अल्फ़ा 0 है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे भी अल्फ़ा 0 है, इसमें भी अल्फ़ा 0 है, उसमें भी अल्फ़ा 0 है। अगर हम यहाँ पे लें तो यहाँ पे हमारा बीटा क्या है, तो बीटा जो है हमारा इसके मुताबिक 2 पाई है, और इसके अंदर बीटा क्या है, बीटा इज इक्वल टू पाई। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा गैमा जो है वो क्या है, वो 2 पाई है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ हमारा गैमा जो है वो 2 पाई है, सॉरी पाई है। और कंडक्शन टाइम जो इसी से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इस केस के अंदर हमारा कंडक्शन टाइम जो है वो क्या है, 20 मिली सेकेंड। और इस टाइम के अंदर अगर हम देखें तो वो हमारा क्या है, कंडक्शन टाइम दैट इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। ठीक हो गया। और अब यानी इसमें अगर हम देखें, इधर हमारे पास वी नॉट एवरेज क्या आ रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सबसे अहम है। यहाँ पे हमारे पास वी नॉट एवरेज आ रही थी Vm ओवर पाई। इधर क्या आ रही है, तो भाई इधर को साइनोसाइडल की एवरेज लेंगे, 0 होगी, तो यहाँ पे आपके पास आएगी वी नॉट एवरेज दैट इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक कंपैरिजन क्रिएट हो रहा है। अब आपके पास जो है एक कंपैरिजन क्रिएट होने लग जाएगा पैरामीटर्स के अंदर। तो अब इसकी तो हमारे पास जो एफिशिएंसी निकलती है ना, बहुत कम होती है, 30 to 40% इसकी एफिशिएंसी। बट इसकी सर्किट की क्या एफिशिएंसी होगी, क्योंकि देखें यहाँ पे करंट क्या आएगा, करंट जो है लेट्स सपोज आपके पास आई नॉट एवरेज हम ले लेते हैं, आई नॉट एवरेज जो होगा वो क्या होगा, Vm ओवर पाई आर से बाहर से स्केल हो जाएगा। यहाँ पे करंट क्या होगा, तो यही जो है इसका हम एवरेज ले लें, ये जो यही चीज़ है हमारे पास, इसकी अगर एवरेज ले लें तो हमारे पास करंट आ जाएगा लेट्स सपोज। ठीक है, इसके अगर जो हमारे पास जो करंट आता है वो ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, लेकिन हमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आई नॉट एवरेज जो आएगा, आई नॉट एवरेज यहाँ भी क्या आएगा भाई इसका, दैट इज़ इक्वल टू Vm ओवर ओमेगा एल। अगर मैं पावर लूँ, आउटपुट पावर, डीसी पावर, यानी अगर मैं डीसी पावर लूँ तो ये डीसी पावर इसकी क्या होगी, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये आएगी। इधर क्या होगी, यहाँ पे मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ये डीसी जो है तो यहाँ पे ये 0 मल्टीप्लाई बाई Vm ओवर ओमेगा एल दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर मेरी आउटपुट पावर 0 हो गई तो ऑब्वियसली इस केस के अंदर जो मेरे पास रेक्टिफायर की एफिशिएंसी है वो 0 है। यहाँ पे ये तकरीबन 30 to 40% की एफिशिएंसी आती है आपके पास इसमें। ये है वो कंपैरिजन जो हम देख रहे थे। ये वो कंपैरिजन है। इसके अंदर अगर हम देखें ना, तो इसके अंदर हमारे पास जो है एसी वैल्यू भी है और डीसी वैल्यू भी है आउटपुट के ऊपर। यानी इसमें अगर हम देखें तो ये जो आउटपुट आ रही है इसके अंदर एसी भी है प्लस डीसी है, लेकिन इधर अगर हम देखें जो इसकी आउटपुट आ रही है सिर्फ एसी है, नो डीसी। इसमें कोई डीसी नहीं है, सारी एसी वैल्यू आ रही है, और वो क्या है, वही जो आपकी इनपुट आ रही थी वही आ गई इधर। सिंपल हो गई बात, फर्क ही नहीं है। ये जो है सबसे अहम चीज़ है। बहुत सारे लोग ना इसको ओवरलुक कर रहे होते हैं कि यार ये वैल्यूज़ क्या आएंगी या क्या होंगी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब इधर क्या फ़र्क है, आरएमएस वैल्यू देखें, अगर वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू देखें, इसके लिए जो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है वो क्या थी, Vm/2। ठीक है, इसके लिए क्या है, Vm/√2, जो कि बेसिकली आपकी इनपुट ही है। इसमें ये बड़ा फर्क है। और इसके अंदर सारा एसी कंटेंट है, उसके अंदर क्या है, डीसी भी है और एसी भी है। इसके अंदर जो है ये जो आरएमएस अपनी वैल्यू उसके लिए निकाला, इसमें डीसी भी है और इसमें एसी भी है, लेकिन यहाँ पे सारा एसी है। तो ये जब आप कंपैरिजन क्रिएट करना शुरू करते हैं इस तरीके से लोड को, जब आप दोनों तरफ लोड्स को देखेंगे
फिर आपकी इंसाइट बिल्डअप करती है, फिर वो जो इंट्यूटिव कैपेबिलिटी है वो आती है, क्योंकि अपनी एक्सट्रीम्स देख रहे हैं। वो प्योर रेजिस्टिव लोड था, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया प्योर रेजिस्टिव, वहाँ पर उसमें कोई इंडक्टिव नहीं था, ये प्योर इंडक्टिव लोड है, अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और इस तरीके से जब आप देखेंगे, अब आपके लिए बहुत आसान है, आप इंडक्टिव रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। किस तरीके से? अब आपको पता लग गया जी कि एक्सट्रीमिटीज़ पता लगी, क्या है जी? बीटा कंडक्शन, यानी जो एक्सटेंशन एंगल है वो पाई से 2 पाई के दरमियान है। तो अगर ये था प्योर रेजिस्टर के लिए और ये है इंडक्टर के लिए, इसका मतलब क्या होगा? यानी प्योर रेजिस्टर अगर होगा तो बीटा क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, बीटा क्या होगा पाई, इंडक्टर होगा तो 2 पाई, और अगर रेजिस्टर प्लस इंडक्टिव लोड होगा इट शुड बी बिटवीन 0 पाई टू 2 पाई। खत्म हो गई बात। इसको मैं कहता हूँ इंट्यूटिव कैपेबिलिटी। कोई कैलकुलेशन नहीं की है, कोई ऑपरेशन नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली आपने निकाल लिया कि जी अच्छा अगर रेजिस्टिव के लिए ये है, इंडक्टिव के लिए है, तो फिर रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव के लिए इसके दरमियान आएगा। ये जो आपके पास जो कैपेबिलिटी होती है डायरेक्टली रिजल्ट्स निकालने, कैलकुलेशंस नहीं करनी। देखिए जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे ना एज ए सर्किट डिज़ाइनर, आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप हर वैल्यू डाल के कैलकुलेशंस करें या सिमुलेशंस करें। यू शुड हैव द कैपेबिलिटी कि लुक बियॉन्ड दी नंबर्स। आप कहें कि नहीं मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसका ये वैल्यू आएगी, नाउ यू हैव दिस थिंग कि जी ये पाई से 2 पाई के दरमियान होगा। इस तरीके से अगर आप डेवलप करेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक अच्छी डेवलपमेंट होती है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। फिर आप किसी भी टेस्ट में, एग्ज़ाम में, पेपर में जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर टाइम्स जो है ना लोग याद करने की, रटने की, या फिर वो वैल्यूज़ प्लग करने की, हर चीज़ को जाके डिटेल, हर चीज़ की डिटेल की ज़रूरत ही नहीं है। आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंट्यूटिवली ड्रॉ कर सकते हैं कि यार ये होगी। अब यहाँ पे छोटी सी मैंने इसकी मिसाल दी है, बड़ी ऑब्वियस सी मिसाल है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सारे पैरामीटर्स मैंने लिख दिए, आप भी लिख लें। सारे जो दोनों सर्किट्स के पैरामीटर्स हैं आप भी लिख लें, आपके पास भी होने चाहिए। और उनमें से देखेंगे किस तरीके से हम इस रिज़ल्ट तक हम कैसे पहुँचे। यानी ये जो रिज़ल्ट आया है मेरे पास, ये जो रिज़ल्ट है यार आपने ये कैसे निकाला है? कोई कैलकुलेशन की है? कुछ भी नहीं, आपने डायरेक्टली रिजल्ट निकाल लिया। यही बात जो है मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि यू डोंट नीड एवरी टाइम आपको मैथमेटिकल जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ सिंपल केसेस आप सॉल्व कर लेते हैं, अपने पास वो केसेस रख लेते हैं और उनकी मदद से आप डिफ़िकल्ट केसेस भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। ये जो है ना, ये जब तक आप ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ये मैंने कहा ये पूरा एक फ्रेमवर्क है, एक माइंडसेट है। जब आपके पास ये आ जाएगा माइंडसेट, फिर ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, देन दिस सब्जेक्ट इज ईजी, ठीक है ना। ये जो है मैं हमेशा अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं आप देखें। तो ये हमने इंडक्टिव लोड के लिए, जब हमारा सेकंड केस था, मैंने पूरा कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया जो हमारे पास केस 1 था उसके साथ। केस 1 क्या था? वो प्योर रेजिस्टिव लोड था, और केस 2 क्या है? ये प्योर इंडक्टिव लोड है। तो आप देखा, दो एक्सट्रीम्स को लेके आप इन बिटवीन जो भी है वो आप बड़े इजीली कर सकते हैं। आप रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड जो है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इस वक्त जो भी मेरे सेशन को सुन रहा है वो ऑटोमेटिकली परसीव कर चुका होगा कि जो मैं जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इंडक्टिव रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। ऑब्वियसली आप खुद ब खुद लीड होते जाएंगे, अच्छा यार हमने अब ये समझना है, ठीक है ना। चलें इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं इसीलिए ये सारी जो कैलकुलेशंस करता हूँ और ये वेव फॉर्म्स और ऑपरेशंस जो मैंने क्लेरिफाई किया है, इसका मकसद ये है कि आपको वो इंसाइट प्रोवाइड करूँ जो आपको हेल्पफुल होगी, जो आपको रिजल्ट्स निकालने में तेज़ी के साथ अपने रिजल्ट्स पे पहुंचने में हेल्प है। अब देखिए ये सबसे पहला है आपका जो है कन्वर्टर है। अब यही अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अंडरस्टैंड करने का, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। यानी मेरी हमेशा जो कोशिश होती है ना कि स्टूडेंट को इतना एम्पावर कर दें कि वो खुद चीज़ों को देखे, वो जाके कहे अच्छा जी अब मैंने ये चीज़ समझ ली है, ठीक है,
देखिए लर्निंग में ना सबसे अहम चीज़ आपके लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब आप इंटरेस्ट लेंगे और आप खुद रिजल्ट्स निकालना शुरू कर देंगे, फिर लर्निंग का प्रोसेस जो है ना वो रुक नहीं सकता। फिर आपको मेरे होने या होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी खुरम हुसैन बताएगा तो चलेंगे वरना नहीं चलेंगे, नहीं ये नहीं है। फिर कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। मैं अक्सर लोगों को ये समझाता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोग हैं उनकी मेन फ्लॉ ही यही होती है कि वो हर चीज़ जो है वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ के अंदर सोल्यूशन निकालो, फिर एट दी एंड अगर उसमें उसको थोड़ा कोई प्लस माइनस हो जाता है तो वो फिर उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना आप। लेकिन अगर जब आप खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप कहते हैं हाँ यार अब मैं कर रहा हूँ और अब मैं इस प्रोसेस के थ्रू करूँगा, इंटेलिजेंटली चीज़ों को सॉल्व करूँगा और लेके चलूँगा, फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। आई होप सो आप इसमें फॉलो अप कर रहे होंगे, साथ साथ चीज़ें देख रहे होंगे। बहुत बहुत हद तक जो है चीज़ें इजी हो जाती हैं अगर अगर आप इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, साथ साथ आप साथ साथ लिखते जाएँ, डेवलप करते जाएँ। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, आप कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप आसानी के साथ जो है ये तमाम जो सर्किट्स हैं वो भी समझ लेंगे, साथ साथ जो है आपका जो है ये कोर्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, आप खुद इंटरेस्टेड होंगे कोर्स को लेके चलने में। अगला केस देखते हैं, हमारे पास जो केस 3 है, केस 3, तो R इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड L इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड E इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये RL लोड है आपके, ठीक हो गया, ये RL लोड हो गया। तो लेट अस ड्रॉ दी सर्किट, हम लोड सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ये नहीं, ठीक हो गया। अब इसमें मेरे पास क्या है, प्लस माइनस VS और D मेरे पास है, इसके ऊपर VD आती है वैल्यू, और यहाँ पे आपके पास R है, L है, प्लस माइनस V0 है। यहाँ पे जो मैं आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करूँगा ना, वो समझें कि इन दो वोल्टेजेस का जो है वो समेशन होता है, रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव, ये इन दोनों के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज ले रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग क्रॉस इन वन ऑफ देम। पिछले जो दो जो मैंने किए हैं उसमें जो थी, मैं या तो रेजिस्टेंस के लिए ले रहा था या मैं इंडक्टेंस के लिए ले रहा, ठीक है। लेकिन इसमें मैं रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस के लिए ले रहा हूँ। पिछले दो केसेस में क्या था, एक में आउटपुट वोल्टेज थी अक्रॉस रेजिस्टेंस, दूसरे में आउटपुट वोल्टेज थी अक्रॉस इंडक्टेंस। अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ दी आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस। बस ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। काफ़ी इसके अंदर जो है ना, जो जो डेवलप होती हैं, इश्यूज डेवलप होते हैं, वो सिर्फ यही हैं, और कोई इतने मसले नहीं है कि कोई ऐसी डेवलप हो, ठीक है। चलें जो सॉल्व करते हैं। इधर भी हमारे पास दो ही मोड्स होंगे, जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि मोड 1 क्या होगा। मोड 1 ये होगा कि आपका जो स्विच या डायोड है इट इज़ क्लोज्ड, यानी वो फॉरवर्ड वाइस है, प्लस माइनस, ठीक है। और मोड 2 क्या होगा जी, हाँ जी बताएं जी। तो मोड 2 ये होगा कि ये आपका जो रजिस्टर है ये ओपन सर्किट हो जाए और ये रिवर्स बाइस हो जाए, ठीक है, ये ओपन हो जाए। ओपन की केस में क्या करेगा, वो इनपुट को आउटपुट से डिस्कनेक्ट कर देगा, सोर्स अलग हो जाएगा और लोड अलग हो जाएगा, और जब क्लोज होगा तो वो दोनों कनेक्ट कर देगा। ये है सिंपली, जो अगर हम कन्वर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये चीज़ है, ठीक है। इसको चलते हैं लेके, लेट अस सी ये क्या करेगा। अब ये यहाँ पे जो है हम मोड 1 की अगर करते हैं तो फॉर अ मोड 1 मेरे पास, अगर मैं मोड 1 लेता हूँ तो मेरे पास KVL आ जाता है। KVL क्या आ जाता है, I नॉट R प्लस LdI नॉट बाई dt VM साइन ओमेगा t। ये KVL क्या है, ये VR है, ये ये मेरे पास ये VL है, और ये मेरे पास VS है। ये सिंपल KVL है। यहाँ पे देखें ना, ये डायोड क्योंकि अब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये VD जो होगी ये 0 हो जाएगी, VD 0 होगी इसके लिए। ये आपका निकल गया, ये आपके पास आ गया। आउटपुट भी क्या है, R L और S, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व, अब इसकी असल में होता है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है
वो एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक जो है वो आपकी इनपुट, यानी जो आपकी इनपुट बेस पे फंक्शन होता है। ये दो तरह के सोल्यूशन आते हैं, एक इनपुट बेस्ड सोल्यूशन होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेस्ड सोल्यूशन होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम इनपुट को ज़ीरो कर देते हैं, जो सिस्टम के अपने इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं उनकी हम रिस्पॉन्स को देखते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वगैरह भी कहते हैं। और जब हमारे पास जो होता है इनपुट बेस्ड सॉल्यूशन, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो सर्किट की इनिशियल वैल्यूज़ हैं उनको हम ज़ीरो कर देते हैं और फिर हम उसको इनपुट के रिस्पेक्टिवली देखते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन ये क्या होगा, आई नॉट ओवर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस आई नॉट ओवर ये इनपुट बेस्ड जो आपका सॉल्यूशन बनता है वो होगा। पहले हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बेस है, यानी ये हमारे पास आई नॉट ओवर सी एफ बेस जो है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास आई नॉट आर प्लस एल डी आई नॉट बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा डी आई नॉट बाई डी टी प्लस आर ओवर एल आई नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बेसिकली इसको बहुत ईजीली सोल्यूशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपके पास आ जाएगा आई नॉट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू के ई माइनस आर ओवर एल टी। ये एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है जो आपके पास वैल्यू आएगी। और इसी तरीके से चूंकि इनपुट जो है वो साइनोसाइडल है, अगर हम प्योरली साइनोसाइडल के लिए लेंगे तो वो फिर आपके पास फंक्शन जो है उसमें आपके पास आई नॉट जो आएगा वो आ जाएगा, सॉरी आई नॉट, ये सिर्फ प्योर साइनोसाइडल इनपुट जो आ रहा है उसकी वी एम साइन ओमेगा टी और आर प्लस जे ओमेगा। ये इसका स्केल्ड वर्जन आ जाता है, जो भी इम्पीडेंस सर्किट की बनती है उससे स्केल कर लेते हैं। और अगर मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखूं, आई नॉट कंप्लीट सोल्यूशन, तो मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा, मेरे पास आ जाएगा के ई माइनस आर ओवर एल टी प्लस वी एम अंडर रूट आर की स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल की स्क्वेयर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल ओवर आर। ये मेरे पास आउटपुट करंट के लिए पूरा सॉल्यूशन आ गया। अब ऑब्वियसली ये क्या है या इसकी जो होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लाजमी बात है। अगर आप इसको परसीव करना चाहेंगे तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट केसेस बनते हैं। जब हम दो एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम जो है इसके अंदर डिफरेंट केसेस बनते हैं, यानी और वो जो डिफरेंट केसेस हैं और यहाँ पे हमें नज़र भी आता है, ये जो आपके पास आर और एल की वैल्यूज़ हैं, आर और एल। अब ये जो आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, इसके अंदर ये जो है आर ओवर एल, जो कि इसका टाइम कांस्टेंट है, एल ओवर आर बन जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की क्या वैल्यू होगी कि जो हमारे पास जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेगा आउटपुट पे। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये आर और एल की वैल्यू स्केल कर रही होगी आपकी वोल्टेज को, और ये साइनोसाइडल, तो ये साइनोसाइडल बनेगा, ये तो एक साइनोसाइड ही है, ये तो हमें पता लग रहा है। लेकिन ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल आ रहा है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, डिकेइंग, इसकी सारी की सारी बिहेवियर जो है वो इस वैल्यू के अंदर छुपी हुई है, दैट इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये है आपका टाइम कांस्टेंट। अब इसके अंदर मैं ये नहीं बिलीव करता कि आप इसके अंदर जो है तो सॉल्व करें, एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाल लें, और वो नहीं, जो हमारी अप्रोच चल रही है, वी गेट इनसाइट इनटू द सर्किट जाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो है ही साइनोसाइड, तो हमें पता लग गया ये साइनोसाइड है, ये स्केल्ड वर्जन है, ये स्केल हुआ हुआ है और ये साइनोसाइड है। यहाँ पे साइन पूरा दिया हुआ, ठीक है ना, वो डिपेंड कर रहा होगा कोई आपके, और सारी इसकी डिपेंडेंट, इस साइन की स्टार्ट पॉइंट क्या है, क्लोज पॉइंट, ये सारी मेगा एल ओवर आर। ये क्या है, ये तो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, और इस डिकेइंग एक्सपोनेंशियल प्लस हो रहा है ये एक साइनोसाइड के साथ, प्लस हो रहा है ये एक साइनोसाइड के साथ प्लस होता है। तो इसका जो सारा बिहेवियर है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल का, वो एल ओवर आर के अंदर है, और ये क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है। हम फाइंड आउट करना चाहेंगे कि यार अच्छा इसका अगर इफेक्ट है तो क्या इफेक्ट है। इसकी वैल्यूज़ को हम जो है पहले हम केसेस की सूरत में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एल ओवर आर है ये किस तरीके से इफेक्ट करेगा और हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा।
हम ज़रा सी इनसाइट डेवलप करते हैं इसके। और जब ये आप इनसाइट लेंगे ना, तो इसके अंदर आपको मल्टीपल केसेस मिलेंगे। इस सर्किट के ऑपरेशन के अंदर आपको मल्टीपल केसेस मिलेंगे, और जब उन मल्टीपल केसेस को आप डिस्कस करेंगे तो आप इस सर्किट की पूरी जो वर्किंग है ना उसको समझ जाएंगे कि वो किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, क्या है। मैंने आप देखें तो इसकी डिस्कशन मैंने प्रीवियसली जो मेरा टॉपिक था ना इंडक्टिव लोड्स का, वहीं से शुरू कर दी थी, क्योंकि इंट्यूटिवली इसी तरीके से आपने रेजिस्टिव भी देख लिया, आपने इंडक्टिव भी देख लिया, तो अब आप उनका कॉम्बिनेशन देखेंगे भाई वो क्या मानता है, वो कॉम्बिनेशन जो है कैसे आपके आउटपुट के बिहेवियर को लेके चलता है उसको देखें। वो जब आप ये सब जो है ना, ये प्रिडिक्शन है, इंट्यूटिव कैपेबिलिटी है आपकी, जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती जाती है, और ये उसी वक्त होती है व्हेन यू आर टेकिंग इंटरेस्ट। मैं अक्सर टॉपिक ये पढ़ाते हुए कहता हूँ टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लेता है, और इसको सीखना मुश्किल होने लग जाता है कि आप इतनी देर तक कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक चीज़ को पढ़ते रहें, लेकिन इसकी मजबूरी ही यही है। जब तक ये बेसिक्स आपके जहन में नहीं बैठ जाएंगे और आपने इनको खुद यूज़ करना है, मैंने यूज़ नहीं करना है, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको अहमियत बता रहा हूँ कि इस चीज़ की क्या अहमियत है या दूसरी चीज़ों की क्या अहमियत है। अगर आप इसको जब खुद यूज़ करना शुरू कर देंगे, आप खुद डिग डाउन करना शुरू करेंगे, फिर ये चीज़ आपको समझ आएगी, हाँ ये तो बड़ा आसान है। आप डायरेक्टली रिजल्ट्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, आपको डायरेक्टली आउटपुट्स की समझ आना शुरू हो जाएगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नहीं पता लगेगा यार ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, फिर आइडिया नहीं बनता। मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन्वॉल्व हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर, आप खुद सोच रहे हैं, खुद चीज़ों को देख रहे हैं, फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर दिस इज़ एन ईजी सब्जेक्ट। ये डिफ़िकल्टी इसलिए होता है कि एक डिसकनेक्ट है पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले के तरफ। जो समझा रहा है टीचर, आपको जो इनसाइट दे रहा है, अगर आप वो उसी वक्त चीज़ों को टाइम लगा के सीख लेते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में इस सब्जेक्ट में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ना लोग उसको इग्नोर कर देते हैं या किसी और में लग जाएंगे। और ये लर्निंग का सबसे पहले असूल ये कि आपकी फुल कंसंट्रेशन जो है ना वो उस टॉपिक पे होनी चाहिए जो आपका हो रहा है। कोई फिर आपको कोई और चीज़ पिंग ना करे, कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे। क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आप जब पढ़ेंगे फिर ये चीज़ें जो हैं ये आसान हो जाएंगी, आपको मुश्किल नहीं लगेंगी, ठीक है। तो आई थिंक सो इसको आप इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे केसेस लेते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं आपको सारी बता चुका हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लें, लेट्स सपोज एक टेबल की सूरत में हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पे पास इंडक्टेंस होगी, यहाँ हमारे पास वही जो टाइम कांस्टेंट मैंने एल ओवर आर लिया है, और ये रिस्पॉन्स ऑफ आई ऑफ टी जो है, और जो हमारे पास कंडक्शन है वो क्या है। ठीक हो गया, ये हम थोड़ा सा लेते हैं। अच्छा जी, रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू हो सकती है। रेजिस्टेंस के लिए आपके पास कोई नहीं, आप कोई एक फिक्स वैल्यू ले लें, कोई वैल्यू एक फिक्स कर लें इसकी, वो आपके पास हो सकती है। वी विल स्टार्ट विद इंडक्टेंस की जो है हम वैल्यू लेंगे लो, और हमारा जो टाइम कांस्टेंट होगा वो स्मॉल। जो रिस्पॉन्स आएगा वो होगा फास्ट। लेकिन यहाँ पे जो कंडक्शन मोड होगा ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड होगा। डिसकंटिन्यूअस मैंने आपको सब ये चीज़ें अब सब डिस्कस हो गई, अब इनमें से कोई चीज़ भी पेंडिंग नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने चीज़ों को आगे पीछे कर दिया था स्टार्ट में, लेकिन ये कि अब वो चीज़ें जो है वो स्मूथ हो गई हैं। फिर इसी तरीके से कोई फिक्स वैल्यू ले लिया आपने इसके लिए, और मैंने इसको थोड़ा सा हाई कर दिया। अब मेरे पास जो है टाइम कांस्टेंट लार्ज हो जाएगा, रिस्पॉन्स मेरा स्लो हो जाएगा, और मगर इधर फिर भी ये डिसकंटिन्यूअस ही आएगी कंडक्शन, ठीक है। हर चीज़ को देखेंगे यहाँ पे, एक एक केस को देखेंगे, फिर आपको बड़ा अच्छा आइडिया बनेगा कि यार ये हो क्या रहा है। फिर इसी तरीके से फिक्स वैल्यू हो गई, और इधर हमने वेरी हाई वैल्यू ली है, इंडक्टर की बहुत बड़ी वैल्यू ली है। इसके नतीजे में क्या हुआ कि आपका जो टाइम कांस्टेंट है ये वेरी लार्ज वैल्यू हो गया, और ये आपका रिस्पॉन्स है बहुत स्लो हो जाएगा, और ये जो आपके पास है ये कंडक्शन मोड में चला जाएगा। अब नाउ ये कॉन्टीन्यूस कंडक्शन है आपके पास, नो लॉन्गर डिसकॉन्टीन्यूस। ये इसको ना सारे को, इसीलिए मैं हमेशा इसको बड़ा रिकमेंड करता हूँ कि सारे केसेस आप लेके चलें।
तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी इनसाइड बिल्डअप होती जाएगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा यार, ये जो है हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ये चलता है, उस कैसे बिहेव करता है, क्या होता है। ठीक है, ये अब टेबल बना लें आप, छोटा सा टेबल है। इसी की मदद से, इस टेबल की ही मदद से इसको आप लिख लेंगे अपने पास, आपके पास ये रहेगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड की शॉर्टेज है तो मैं ये उसको रब कर दूंगा। लेकिन आप इस टेबल को अपने पास पेपर पे रखेंगे और हम वन बाय वन फॉर एवरी केस हम एक आउटपुट ड्रॉ करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यार, ये जो आउटपुट आ रही है ये कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, असल में ये जो आपका टाइम कांस्टेंट है ना, जो टाइम कांस्टेंट है ये डायरेक्टली रिलेट कर जाता है आपके बीटा के साथ। दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन एंगल। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये आपको मैंने शुरू में लिखवा दी है, एक्सटिंक्शन एंगल के साथ डिक्टेट कर जाता है। अगर मेरा टाइम कांस्टेंट स्मॉल होगा तो बीटा जो है उसकी वैल्यू एक सर्टन लिमिट में रहेगी। फिर अगर ये लार्ज हो जाता है तो फिर एक सर्टन लिमिट में चली जाएगी, और अगर बहुत लार्ज हो जाता है तो हम देखेंगे बीटा की वैल्यू जो फिर क्या होगी। ठीक है, ये आपने जो है ना ये देखना है। ठीक है, चलें, सर्किट वही है जो सेम है, सर्किट को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमने यहाँ पे देख ही लिया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसमें, और इसकी जो वेव फॉर्म्स हैं वो ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि ये वेव फॉर्म्स क्या बनती हैं और हमारी जो है ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरीके से। इस सर्किट के लिए अगर आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली ना तो फिर ये बड़ी अच्छी एक आपके लिए एक एक्सरसाइज हो जाएगी। पहले आप इनपुट बना लें, ऊपर सबसे ऊपर जो है वो इनपुट रख लें, नीचे जो है आप आउटपुट ले लें, थर्ड वन जो है आप अपना करंट ले लें। ठीक है, तो ये आपकी वी एस हो जाएगी, ये आपकी इनपुट है, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ आपके पास इनपुट, दिस इज ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी। तो लेट्स सपोज अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट केस में क्या था, टॉ जो था हमारा ये स्मॉल था। इसकी वजह से क्या होगा, बीटा की वैल्यू थी, हमने बीटा की दो एक्सट्रीमिटीज देखी हुई हैं। रेजिस्टर के लिए क्या था, दिस इज इक्वल टू पाई, और अगर इंडक्टर के लिए क्या था पाई, और बीटा इज इक्वल टू 2 पाई। आरएल सर्किट आ गया, आरएल सर्किट में बीटा क्या है, इट विल बी रेनिंग एनी वैल्यू बिटवीन पाई टू 2 पाई। जब ये वैल्यू स्मॉल होगी, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, नाउ यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। जब ये वैल्यू स्मॉल होगी, किसकी वैल्यू, टाइम कांस्टेंट की, जब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल होगी तो बीटा जो है विल लाई बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाय 2 के दरमियान लाई करेगा। जब आपकी बीटा यानी एल ओवर आर, टॉ इज इक्वल टू एल ओवर आर स्मॉल, ये पहला केस है, सही हो गया। और जब ये वैल्यू ज़रा लार्ज होगी तो ये लाई करेगा 3 पाई बाय 2 ओमेगा टी एंड 2 पाई। ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए किस तरीके से मैंने ना चीज़ें डिफाइन की हैं। मैंने बीटा डिफाइन किया है, फिर मैंने जैसे आपको लेके गया टॉ पर, वो जो हमने ओवरऑल एक्सप्रेशन निकाला उसमें मैंने आपको टॉ की वैल्यू दिखा दी। अब जब वो टॉ था उसका क्या इफेक्ट है आपके कंडक्शन एंगल के ऊपर। इन रियलिटी हम सिर्फ इस टॉ और बीटा की रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, क्या है ये जो है ना सबसे अहम चीज़ है इसके। अगर आपकी इस तरफ आपकी आ गया है ना जहन, तो फिर कोई इस सर्किट को समझना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। चलें इसको बनाते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाता है पाई, यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 2 पाई, फिर यहाँ 3 पाई, दिस इज इक्वल टू 4 पाई। ये साइनोसाइडल है, ठीक है, साइनोसाइडल जो है वो इस तरीके से आ रही है, ठीक हो गया। अब हम लेते हैं आउटपुट वैल्यू। अब मेरे पास जो है ये मैंने कहा कि ये 3 पाई बाय 2 है, इसके साथ अब चूंकि करंट एक्सटेंशन एंगल क्या है, एनीवेयर बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाय 2। यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये मेरे पास पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है।
तो इस के दरमियान आना है करंट एक्सटेंशन एंगल। करंट आएगा क्या, क्योंकि ये रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड के लिए करंट है, थोड़ा सा लैग करेगा, प्योर साइनोसाइडल वेव नहीं आएगी, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, इट्स नॉट अ प्योर साइनोसाइडल वेव, थोड़ी सी ये लैग करेगा, पहले ये राइज करेगा एंड देन इट विल डिके टू दिस थिंग, लेट्स सपोज, और एक सेकेंड, एंड देन ये थोड़ा सा राइज किया और फिर ये डिके कर गया, दिस इज इट बीटा, मैंने इसको बीटा कह दिया। अब इसी चीज़ को मैं अगर लेट्स सपोज यहाँ पे ले जाऊँ और फिर मैं यहाँ पे ले जाऊँ, अब मेरी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा अब दिखेगा। आउटपुट वोल्टेज जो है, ये सेक्शन तो वैसे ही आएगा पूरा, क्योंकि ये तो मैंने बताया ना इसके अंदर दो ही सेक्शन है, एक या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, एक ये आपके पास ऑन हो गया, और थोड़ी देर के लिए ये मजीद, क्योंकि ये जो आपके पास इंडक्टिव लोड है ये इसको कैरी ऑन कराएगा, ऑन रखेगा, तो ये आपकी आउटपुट थोड़ी देर के लिए जो है वो नेगेटिव में भी चली जाएगी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट रिटर्न्स टू ज़ीरो, और फिर ये 2 तक आपकी जो है ये आउटपुट ज़ीरो रहेगी। देन अगेन इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास जो है ये दोबारा देखें, ये मैं बड़ा इसको बड़ी एक्यूरेटली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी जो एग्जैक्ट सिचुएशन है ना वो समझ आ जाए। अगेन ये ऊपर जाएगी, ठीक है, इसको इधर रख लेते हैं, और ये इधर डिके करेगी, फिर ये इधर आएगी, एंड देन इट अगेन गोज डाउन टू इधर। इधर अगर हम लें करंट, करंट जो है पहले राइज करेगा एंड देन इट गोज डाउन टू ज़ीरो, दैट्स इट। ये है 2 पाई, और ये क्या आया यहाँ पे क्या है, ये 2 पाई प्लस बीटा आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे पाई आ गया आपका, दिस इज़ 2 पाई, ज़ीरो ज़ीरो 2 पाई पाई, और ये क्या है 3 पाई, और ये क्या है 4 पाई, दैट्स इट। सारी मैंने वैल्यूज़ मार्क कर दी, अब आप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं। आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने कैसे निकाले या क्या किया है, और सर्किट के अंदर भी मैं आपको रिस्पॉन्स समझा देता हूँ। मेरे पास क्या था वो भी साथ बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है उसका, ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया रहे ना कि किस तरीके से हम इसको साथ साथ बनाते जा रहे हैं। यस, यहाँ पे वी डी आ गया, प्लस माइनस हो गया, ये आर आ गया, एल आ गया, प्लस माइनस हो गया, वी नॉट। आप कहेंगे कि ये जो नेगेटिव पोर्शन आया है कैसे आया, वो पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको प्रीवियस जो मैंने लोड के लिए किया था, इंडक्टिव लोड के लिए, अगर आपके जहन में है, तो वही रीजनिंग यहाँ पर भी है कि ये जो इंडक्टेंस है इट विल रेजिस्ट एनी इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट। तो जब ये इधर पहुँचेगा पाई के ऊपर, तो स्विच क्या कहेगा, स्विच तो कहेगा यार आई एम गोइंग टू बी रिवर्स बाइस, व्हेन आई एम गोइंग टू बी रिवर्स बाइस तो आई विल बी ओपन सर्किट। तो जब मैं ओपन सर्किट हो जाऊंगा तो करंट तो हो जाएगा ज़ीरो, तो इंस्टेंटेनियसली करंट ज़ीरो नहीं हो सकता, तो फिर मोमेंटरली यहाँ पे इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज जो है रिवर्स वोल्टेज आ जाएगी, वैसे कहते हैं बैक ईएमएफ वोल्टेज। इस बैक ईएमएफ वोल्टेज की वजह से आपका डायोड उस वक्त क्लोज नहीं होगा, आपका क्लोजिंग पॉइंट यहाँ नहीं आ रहा, बल्कि ये कैरी ऑन हो रहा है फर्दर, और ये जाके बीटा के ऊपर, जब ये इंडक्टर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी ख़त्म हो जाएगी, ये वाली जो वोल्टेज आई थी ये ख़त्म हो जाएगी, फिर ये जाके टर्न ज़ीरो हो जाएगा। ये इसके पीछे सारी रीज़न है कि जब आप प्योरली रेजिस्टिव थे ना, तब आपका टर्निंग ऑफ जो था वो फ़ौरन पाई पे हो जाता, किसी फर्दर वेट के बगैर ही आप पाई के ऊपर टर्न ऑफ कर जाते थे। लेकिन जब आप होते हैं रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड के साथ होते हैं, अब प्योर इंडक्टिव लोड में क्या होता था 2 पाई तक जाता था, लेकिन जब आप रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लेंगे इट विल बी एनी वेयर बिटवीन पाई एंड 2 पाई, डिपेंडिंग अपॉन के आपके पास एल और आर की जो रेशियो है वो क्या है, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। ये मैंने सारा साथ लिखा हुआ, और ये जो अभी मैंने डिस्कशन की है अब आपको खुद ही समझ आ गई होगी कि ये मैंने पहले केस को देख के की है। अभी मैं आपके साथ सारे पैरामीटर्स भी शेयर करूंगा, तो फिर आप कहेंगे इंट्यूटिव कैपेबिलिटी जो है ना वो ज़िंदगी को बहुत आसान कर देती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत इन्हेंस करती है, बहुत आसान कर देती है।
आपको याद कर रटने की ज़रूरत ही नहीं रहती, आप डायरेक्टली सर्किट को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें आउटपुट क्या आ रही होगी। यही कैपेबिलिटी जो है ना वो सर्किट डिज़ाइनर से डिमांड भी की जाती है, उसके अंदर ये उसके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो डायरेक्टली जो है निकाल सके, फाइंड आउट कर सके। इट डजंट हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग के जी, यानी वो जाए मैथमेटिकली सॉल्व करे, ये उसको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। उसने क्या करना है कि उसने डायरेक्टली जो है इंटर कर लेना है कि जी हाँ ये क्या होगा। अब हम देखते हैं कि अच्छा जी, अब आप देखें वी नॉट एवरेज क्या होगी। हम हर जगह यही बात करते हैं ना कि वी नॉट एवरेज क्या होगी। यहाँ पे देखें कि वी नॉट एवरेज जो है वो क्या वैल्यू है। पहली बार देखें रेजिस्टेंस के लिए क्या थी, अब गौर से सुनिएगा, रेजिस्टेंस के लिए आपकी वैल्यू क्या थी, वी एम ओवर पाई। क्लियर हो गई। इंडक्टेंस के लिए क्या थी, ठीक है, वी नॉट एवरेज वॉज इक्वल टू 0। तो ये दो स्ट्रीम्स आ गई। अब जब आपकी जो आपने रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड लिया है, इसके लिए वी नॉट एवरेज क्या होगी, तो इट शेल बी लेस देन दिस, मोर देन दिस बट लेस देन दिस। तो इट शुड बी बिटवीन, किसके दरमियान होगी ये वोल्टेज, वी एम ओवर पाई। तो क्या होगा, अब वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी रेजिस्टेंस से। क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव पोर्शन आया हमारे पास, ये वाला जो नेगेटिव पोर्शन है, ये जब हम एवरेज में लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपके उस वाले पोर्शन से। तो डिपेंडिंग के बीटा की क्या वैल्यू है, आपकी वी नॉट एवरेज जो है वो इस डोमेन के अंदर लाई करेगी। इसका मतलब क्या होगा, वी नॉट एवरेज विल बी ए फंक्शन ऑफ बीटा नाउ। अगर बीटा की जो वैल्यू होगी ये उसका फंक्शन बन जाएगी। ठीक हो गया, ये बड़ा अहम है। बहुत सारे लोग जो है ना, अब आप देखें करंट की वैल्यू क्या आ रही है, और हमने जो निकाली तो क्या था, ये वही है कि एक साइनोसाइड प्लस आप एक एक्सपोनेंशियल को जब ऐड करते हैं तो इस तरह का करंट आपके पास आ जाएगा। डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है उसकी वैल्यू, और हमारे पास कंडक्शन मोड क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये डीसीएम हो रहा है। हमें पता लग गया कि ये डीसीएम है, दिस इज डीसीएम। ठीक है ना। अब आपकी आउटपुट पे जो है ये नेगेटिव वैल्यू अपीयर कर रही है। ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये आपकी एवरेज आउटपुट वैल्यू को कम कर देती है। ये बड़ा यानी जो है मैं इसको बड़ा कंसिडर करता हूँ कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो है वो लेके जाता है। और ऑब्वियसली इस सर्किट की जो एफिशिएंसी होगी, इस सर्किट की जो एफिशिएंसी होगी, इट विल बी लेस देन एफिशिएंसी ऑफ ए रेजिस्टिव सर्किट। आरएल सर्किट की एफिशिएंसी से, आर की जो एफिशिएंसी है वो इस सर्किट से कम होगी। दिस इज अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, इससे इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि अब वी नॉट एवरेज कम होगी, इसी पे डिपेंड कर रही होगी, तो वो फिर ऑब्वियसली वो भी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो गई। ठीक है, ठीक है। तो कंडक्शन टाइम जो है ना वो आपका किसके दरमियान है, जीरो से लेके बीटा के दरमियान आपका कंडक्शन टाइम है। ठीक है, जीरो से लेके बीटा के दरमियान आपका कंडक्शन टाइम है जी। ये आ गया हमारे पास ये केस। ठीक है, चलें जी। आई थिंक सो अब इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ रही नहीं है जो मैंने डिस्कस ना कर ली हो। अब हम इसी को लेके चलेंगे और हम बात करेंगे कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो सेकंड केस था वो क्या था, दिस वन। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है कि हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो ज़रा बड़ी है, तो फिर क्या होगा जनाब। अब देखें आप कैसे एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, ये इनपुट में बने रहने दूंगा, इनपुट को हटाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी आउटपुट्स में ही चेंजेस आएंगे और वही जो है हमें रिफ्लेक्ट करनी है। ठीक है, ले जी, यहाँ पे आ गया ये और ये हो गया, तो यहाँ पे ओमेगा टी, दिस इज अगेन ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे।
अच्छा अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, जो करंट की वैल्यू, क्योंकि आपने इंडक्टेंस की वैल्यू फर्दर बढ़ा दी, हमारा टाइम कांस्टेंट लार्ज हो गया, तो जो हमारा बीटा होगा वो अब इधर नहीं आएगा, बल्कि वो थोड़ा सा इधर आएगा। दैट्स इट। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको 3π/2 लेता हूँ, तो माई बीटा वुड बी बिटवीन 3π/2 एंड 2π। दिस इज 2π, दिस इज 2π, इसके दरमियान आएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसी आगे ये जो है इसी तरीके से रिपीट और होगा। तो अगर मैं आउटपुट बनाऊंगा, जो आउटपुट वोल्टेज है वो बनेगी इस तरीके से, और फिर हो जाएगी एस, एक सेकेंड है, यहाँ से जाएगी यूँ, और फिर यूँ, यहाँ से ये 0 और ये, दैट्स इट। ठीक है, इसको सब क्लियर कर लेते हैं। लें जी, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया आपका V0, यहाँ आ गया आपका, चाहे अगला भी बना लें, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। जैसे करंट जो है इसी तरह राइज करेगा, फिर यहाँ पे डिक्लेयर कर जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब आप देखेंगे तो अब आपका नेगेटिव पोर्शन मज़ीद बढ़ गया। ठीक है, नाउ योर बीटा इज बेसिकली बिटवीन 3π/2 एंड बिटवीन 2π। इसके नतीजे में क्या होगा, आपके पास जो V0 एवरेज जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। V0 एवरेज फर्दर reduces as beta is greater than 270 डिग्री। बीटा 270 डिग्री से ग्रेटर हो गया है, और बी V0 एवरेज है वो फर्दर रिड्यूस हो गया, कम हो गई है। ठीक है, अब और कंडक्शन टाइम बढ़ता जा रहा है आपका। जो आपका बीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली आपका कंडक्शन टाइम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। स्टार्टिंग कंडक्शन स्टार्ट जो है अल्फा से ही हो रही है। ठीक है ना, रेजिस्टिव वैल्यू के साथ जो है ना इंडक्टेंस में आपकी जो कंडक्शन की स्टार्ट पॉइंट है वो हमेशा वही रहेगा। ये जो है, और अभी भी आपके पास करंट देखेंगे तो 2π से पहले करंट चूँकि ज़ीरो हो जाता है, ये अभी भी डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड है आपके पास। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें नेगेटिव वैल्यू जो है वो फर्दर इंक्रीज़ कर गई हैं। और जब आप ये इसको एवरेज दोबारा से लेंगे तो अगेन आपके पास जो है फर्दर V0 एवरेज है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि इंडक्टेंस की इन्वॉल्वमेंट के साथ जो आपका जो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप इंडक्टेंस इंक्लूड करते हैं तो जो सर्किट की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, ये V0 एवरेज आ रही है जो नेगेटिव आउटपुट पे आ रही है, ये जो है आपके लिए ट्रबल क्रिएट करती रहती है। और आप ये भी चीज़ देखें कि ये वो आउटपुट वोल्टेज नहीं है जो हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टर के लिए, दिस इज़ डिफरेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ डिफरेंट वैल्यू। तो मेरा ख्याल है कि वो आप बड़ी डिटेल से 7 साल देख रहे हैं, तो आपको जो है इसमें इंसाइट जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है, आपको ज़्यादा आइडिया होता जा रहा है। अच्छा जी, अगेन वही V0 एवरेज इज़ ए फंक्शन ऑफ बीटा, जो आपका एक्सटिंक्शन एंगल है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। ये जितने भी काम हो जाएगी वो इसी पर डिपेंड कर रही होगी। तो मैं साथ साथ इसलिए बना रहा हूँ आपको क्लियरली आपके साथ साथ ये आइडिया चलता जाए कि पहले मैंने रजिस्टर बनाया, फिर मैंने इंडक्टेंस बनाया, फिर मैंने उनके बीच की वैल्यूज़ आपको निकाल के दिखाना शुरू कर दी कि वो क्या है। ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है। ये वो चीज़ है जो काफ़ी ओवरलुक हुई हुई होती है। ठीक है, एक चीज़ इसमें ज़रा सी समझने वाली है, और वो मैं अक्सर जो है ये जो है ना आपके पास ये V0 है, दिस इज़ V0, और ये V0 जो होता है ये आपके पास KVL जो है ये VR + VL के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये असल में इसका फेज़र सम हुआ हो।
ये रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपके पास आ रही है ये करंट की वैल्यू आ रही है, और यही तकरीबन आपके पास जो रेजिस्टिव जो वोल्टेज होती है वो भी होती है, इसके साथ आपके पास इंडक्टिव वोल्टेज होती है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास किसी भी एवरेज वीएल पीरियोडिक इनपुट के साथ जो भी आपका सर्किट होता है और वो रेजिस्टेंस के साथ काम करे, तो आपकी जो एवरेज वीएल होती है, यानी कि जो अभी, और ये मैंने पहले भी बताया था जब मैंने इंडक्टिव लोड डिस्कस किया तो भी बताया था कि जो एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस होगी वो ऑलवेज ज़ीरो होगी, पीरियोडिक। अगर आपके पास इनपुट जो है वो क्या है, पीरियोडिक। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो है ना ये सबसे अहम रिजल्ट है। ये मेरी वीडियोस में भी देखा जा सकता है, ये मैंने वहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दी है कि इंडक्टेंस की जो वैल्यूज़ होती हैं इन सर्किट्स वेयर आपके पास जो हैं जो जो लोड्स हैं उसके अंदर इंडक्टेंसेस होंगी, वहाँ पे आपके पास जो है जो एवरेज वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टेंस होगी वो ज़ीरो होगी। तो ये ज़ीरो हो जाएगी, तो इसके मतलब ये है कि जो आपके पास जो वी नॉट आ रही होगी इन रियलिटी जो उसकी वैल्यू होती है वो वी नॉट आर के बराबर होगी। तो हम जो ये आई नॉट की अगर एवरेज लेते हैं तो आई नॉट एवरेज जो है वो हमारी इससे मल्टीप्लाई करने से वी नॉट एवरेज आ रही होगी। तो जो भी आपके पास आउटपुट के अंदर एवरेज वोल्टेज बन रही होगी वो सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसी से हो रही है। ये एक और इनसाइट है सर्किट ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। अगर आप डीसी वैल्यू को देखें तो फॉर डीसी वैल्यूज़ आपका जो इंडक्टर है ना इट इज़ ए लॉसलेस कंपोनेंट, ये कोई लॉस नहीं कर रहा, एवरेज वैल्यू उसके ऊपर ज़ीरो है। तो सारी जो डिसिपेशन हो रही होती है वो रेजिस्टेंस में ही हो रही होती है, समझ गए। ये जो है ना काफ़ी लोग इसको ओवरलुक करते हैं, तो ये ओवरलुक नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू कैन नॉट ओवरलुक दिस मेन थिंग, जो सबसे अहम चीज़ होती है कि आपकी जो है रेजिस्टेंस जो है वही बुनियादी तौर पे आपके पास जो है उसमें जो डिसिपेशन हो रही है वही आउटपुट है। इंडक्टेंस जो है ना वो एक स्टोरेज एलिमेंट के तौर पे बिहेव करता है, उसमें उसको आप चार्ज कर देते हैं, उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर देते हैं, फिर जब वो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर क्रिएट कर देते हैं, फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड को कोलैप्स करते हैं, तो वही एनर्जी रिटर्न कर जाती है सर्किट की तरफ। तो ये जो हमारे पास कन्वर्टर सर्किट्स हैं तो ये इनके अंदर जो रिएक्टिव पावर होती है वो टू एंड फ्रो होती है, यानी जाती है फिर वापस आती है, जाती है वापस आती है, मगर जो रियल पावर है वो सर्किट कंज्यूम करती है। तो जब भी इन चीज़ों को आप देखेंगे उसमें आप इस चीज़ को इस फैक्टर आउट करेंगे कि जो वहाँ पे जो आपकी इंडक्टेंस है ना उसके ऊपर कोई पावर रियल पावर कंज्यूम नहीं हो रही, कि उसमें सिर्फ रिएक्टिव पावर होती है, और रिएक्टिव पावर जो है सर्किट उसको कंज्यूम नहीं करता बल्कि उसको इस्तेमाल करने के बाद अगली साइकिल में रिटर्न कर देता है। ये सर्किट की बिहेवियर है, और ये जब डिस्कस होता है ना सर्किट थ्योरी की कोर्सेज में उस वक्त समझ ही नहीं आती, क्योंकि आपके पास इस किस्म की एप्लीकेशन नहीं होती जिसमें आप इस तरह इनसाइट ले सकें, देख सकें कि क्या हो रहा होगा। अब ये पीरियोडिक सिग्नल्स के साथ जो है जो कि पावर टॉनिक्स के अंदर होती हैं ये डिस्कशन, तब आपको आइडिया होता है अच्छा ये टू एंड फ्रो क्यों होता है, यानी रिएक्टिव पावर एक साइकिल में अगर सर्किट को सप्लाई की जाती है तो दूसरी साइकिल में सर्किट वापस उसको जो देता है इनपुट साइड। ये फैक्टर ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट इनसाइट है, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये इससे पहले केस में भी थी अभी भी है। जब आपने इंडक्टर लिया था ना तो ये देखा था कि पूरी एवरेज होती है, ये इसी तरह रहती है हमेशा, एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इन पावर टॉनिक सर्किट जहाँ पे आपके पास पीरियोडिक इनपुट आउटपुट्स होती हैं वहाँ पे वो हमेशा ज़ीरो होगा। सबसे अहम चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अगर ये ओवरलुक करेंगे तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो चलें जी, ये एक और हमने देख लिया। अच्छा, अब हम जब जाते हैं इसके अंदर जो हमारा थर्ड केस था कि जब आप कहते हैं कि जी इंडक्टर की वैल्यू वेरी लार्ज है, जो थर्ड केस था इंडक्टर वैल्यू इज वेरी लार्ज, फिर क्या हो, क्यों जी। अब ये बिहेवियर वही हो जाएगा तकरीबन जो हमारे पास पहले केस में आया था जब हमने प्योर इंडक्टर लिया था। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं इस सर्किट को प्लस माइनस
सो हेयर द लोड विल बिकम और बिहेव एज ए करंट सोर्स। ठीक है, इंडक्टर करंट होता है और ये एक फिक्स करंट जो है वो आउटपुट पे चलाएगा। यहाँ पे आप इसके अंदर वी नॉट आएगी, यहाँ पे आपस डी है, ये ऑन होगा और ये प्लस माइनस आपका वी एस हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी आउटपुट बनाऊँ, आउटपुट वोल्टेज भी बनाऊँ और आउटपुट करंट भी बनाऊँ, तो ये आपके लिए टेस्टिंग हो जाएगी। आप कहेंगे जी अच्छा चलिए बनाएं। तो लेट सपोज आपकी जो आउटपुट वोल्टेज होगी यही, जो इनपुट आपकी साइनोसाइडल आ रही है वो यही होगी, दिस इज ओमेगा टी, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। और जो आपकी आई नॉट जो है उसकी जो करंट की वैल्यू है वो एक फिक्स आई नॉट करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा ओमेगा टी। ये जो है आपकी करंट सोर्स की जो आपने दी है इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और अगेन ऑन ए पीरियड अगर आप लेंगे तो जो पी डी सी है वी नॉट एवरेज आई नॉट एवरेज दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर डीसी पावर आपकी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया एवरेज ऑफ जो आपकी इंडक्टेंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। जब वही ज़ीरो हो जाएगी तो फिर ज़ीरो हो जाएगी ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग नेचर ऑफ वोल्टेज। ये अगेन आपके पास ज़ीरो आ गई। तो ये है हमारा सर्किट और ये कॉन्टीन्यूस है। यहाँ पे आपके पास क्या होगी कंडक्शन, कॉन्टीन्यूस कंडक्शन, कॉन्टीन्यूस कंडक्शन, सिंपल दैट्स इट। ये जो है आपके पास कॉन्टीन्यूस मोड ऑफ कंडक्शन है और जिसके नतीजे में ऑब्वियसली ये हो गया। तो ये वो बिहेवियर है जो पहले ही हमने इंडक्टर के लिए पढ़ा हुआ था, इसमें तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये मैंने असल में ये तमाम तीनों केसेस जो हैं वो डिस्कस कर दिए हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। ये सब ये पहले भी असल में हमने पढ़ा हुआ था, ये तो खैर ये मैंने ज़रा सा इसको ज़रा डिटेल से करके इस तरह कर दिया है। अदरवाइज आपने पहले से पढ़ा हुआ था, तो इसमें कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही है पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूस कंडक्शन मोड, ये थर्ड। ठीक हो गया। तो ये हो गया आर एल लोड का। अगर आपका आर इंडक्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो आपका सर्किट का बिहेवियर ऐसा हो जाएगा। अब हमने जो इंडक्टेंस लगाई है उसकी वजह से हमने देखा कि हमारी वी नॉट एवरेज जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है या कम हो जाती है। तो आया हम इसका कुछ कर सकते हैं, आया हम क्योंकि अगर हम ऐसा करें सर्किट के अंदर अगर हम जो है कोई चीज़ ऐड कर दें सर्किट के, तो क्या हम ये जो नेगेटिव कंटेंट, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है वोल्टेज की, क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं? तो जी कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे आप? हाँ जी, आप लेंगे अपना सर्किट, अगेन वही डायोड लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बस रेजिस्टर आ गया, यहाँ पे इंडक्टेंस आ गई और ये आ गया बस। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे हम वी एस देंगे, ये प्लस माइनस आ गया, ये प्लस माइनस इस डायोड पे आ गया, वी डी होगी यहाँ पे प्लस माइनस वी नॉट आर एल। करते क्या है हम इस सर्किट के अंदर एक हम लगा देते हैं डायोड, एंड लेट अस कॉल दिस फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड कह देते हैं। और ये फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करता है? हाँ भाई, ये तो जो नेगेटिव वोल्टेज आती है ना, स्पाइक जो आती है, उसको ये रिमूव कर देता है। ये इसका पर्पस है। जो होगा ये कि जिस वक्त नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वैल्यू क्या करती है, वो इसके पास रिवर्स करती है। अभी वी नॉट जो है क्या प्लस माइनस है, जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये प्लस माइनस हो जाएगी, यानी कि आपके पास इधर आ जाएगी प्लस, इधर आ जाएगी माइनस। जब ये होगा तो ये डायोड जो है क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट जो है फिर सर्किट के अंदर नहीं चलेगा, उस तरफ नहीं जाएगा, बल्कि इसी लूप के अंदर चलना शुरू हो जाएगा। इस सर्किट के अंदर दो लूप्स हैं, एक ये लूप है इसके अंदर है और एक ये लूप है। इससे यहाँ पे करंट नहीं चल सकता क्योंकि ये भी डायोड है, ये क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट लगे तो इसमें करंट नहीं चल सकता। करंट किधर चलता है, या तो इधर चलता है यूं या यूं, इसके अंदर चलता है। ये दो लूप्स हैं जो इस सर्किट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये मोड उस वक्त आता है जब आपके पास आउटपुट पे नेगेटिव वैल्यू आती है। तो करंट तो हमारा चलेगा इसमें, इस केस के अंदर करंट तो चलता रहेगा, लेकिन हमारी जो वोल्टेज है उसके अंदर नेगेटिव स्पाइक निकल जाएगी। और जब नेगेटिव स्पाइक निकल जाएगी तो ये वही बन जाएगी जो कि ये रेजिस्टर के केस के अंदर होती है वोल्टेज की। इसका बड़ा फ़ायदा होगा, अभी हम प्रॉब्लम में भी देखेंगे इसको, कि
कि हमें वहाँ पे कैसे बेनिफिट देती है। तो यहाँ पे हम ज़रा इसकी आउटपुट्स बना लेते हैं। नेगेटिव वी नॉट, बहुत आसान है ये। अगर आपने वो पहले वाले देख रहे हैं ना, साथ साथ देख रहे हैं, तो ये अब कंटिन्यूटी है उन टॉपिक्स की। ये नहीं नेगेटिव आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पे आप ले लें पाई 2 पाई 3 पाई। वेव फॉर्म्स बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सर्किट ऑपरेशन को समझाने के लिए जो वेव फॉर्म्स बनी हुई होती हैं वो जितनी अच्छी होंगी उतने ईजीली वो एक्सप्लेन कर देता है। तो कहते हैं ना कि पिक्चर स्पीक्स अ मिलियन वर्ड्स। आपको हो सकता है बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत ना पड़े अगर आपने वेव फॉर्म जो है वो प्रॉपरली ड्रॉ कर दी। चलिए जी, ये साइनोसाइडल इनपुट है हमारे पास, ठीक हो गया। यह आगे अब आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, क्योंकि वो नेगेटिव पोर्शन जो है वो कट जाएगा, इसकी वजह से आपके फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से वो नेगेटिव पोर्शन कट जाएगा। तो क्या होगा, हाँ जी, आपके पास आउटपुट पे वही वैल्यू आएगी वोल्टेज की जो आई थी रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पे आपकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी। यहाँ पे क्या है, फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो आपकी आउटपुट को क्या कर देगा, ज़ीरो। यहाँ पे भी आउटपुट जो है वो ज़ीरो, ठीक हो गया। इधर क्या होगा यहाँ वही चीज़ है, डिपेंड करेगा आपका बीटा किधर है। तो अब देखा आपको वोल्टेज में बीटा नहीं मिलेगा, बल्कि ये आपको यहाँ से पता लगेगा ये बीटा है। आप ये बना दिए बीटा, ये ठीक हो गया, ये है। आई होप सो ये आप इसको समझ गए होंगे कि अच्छा यार ये हमने जो फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया है ये करता क्या है कि जिसके ऊपर मोमेंटरीली यहाँ पे आ रही थी ना, जीरो वैल्यू आ रही थी, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, अभी ये तरह है ना, जब ये पाई से आगे जाएगा ना तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे प्लस लाएगा, यहाँ माइनस लाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ माइनस लाएगा और यहाँ प्लस लाएगा। जब ये माइनस और प्लस लाएगा ना तो ये जो डायोड है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यानी कि इस तरीके से कर देगा। अब ये जो आउटपुट वोल्टेज थी इसके ऊपर जो क्रॉस आ रही थी वो क्या हो जाएगी, वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये हम नहीं करेंगे। तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड जो है, फ्री व्हीलिंग डायोड का कमाल है ये भी, और फ्री व्हीलिंग डायोड, इसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जीरो। देखिए ना आउटपुट वोल्टेज क्या थी, प्लस माइनस इधर लगी हुई थी, तो ये जो मोमेंटरीली आई माइनस प्लस, इसकी वजह से क्या हुआ, डायोड शॉर्ट हो गया। ये डायोड लगा हुआ है, इसके ऊपर माइनस और प्लस ये आई, तो ये क्या हो गया, इट इज़ फॉरवर्ड बाइस। जब ये फॉरवर्ड बाइस हुआ तो ये आपने यूँ करके लगा दी। अब ये जब ये लगेगी इसकी तो शॉर्ट सर्किट होती है, जब शॉर्ट सर्किट के क्रॉस वोल्टेज जीरो होती है, तो हमें पता ही है बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम ये चीज़ सीखनी होती है। जब ये ज़ीरो हो जाएगी फिर ये बड़ा सिंपल हो जाएगा, आपकी जो आउटपुट वोल्टेज जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और ये हमारी आउटपुट वोल्टेज बन जाएगी। अब ये क्या है, इस केस में आपने देखा आपकी आउटपुट एवरेज वोल्टेज है आरएल सर्किट के लिए विद फ्री व्हीलिंग डायोड किसके बराबर होगी, वी नॉट एवरेज उसी के बराबर होगी जो कि रेजिस्टर सर्किट के लिए, रेजिस्टिव लोड। ये बड़ी अहम बात है, ठीक है ना। काफ़ी लोग इसको ना एग्जैक्टली अगर आप ये पूरा सुन रहे हैं तो फिर आपको फ़ौरन समझ आएगा ये होगा। अगर आप बीच में से किसी देखेंगे तो फिर आपको नहीं समझ आएगी तो यार ये क्या हुआ, किस तरीके से वो रेजिस्टेंस पे बोला होगा। ये जो है सबसे अहम चीज़, जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ना, तीनों केसेस में आपके, जैसे मैंने कहा ना कि एक में जब स्मॉल था फिर हाई था वेरी हाई था, तीनों केसेस में आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है ना, वी नॉट एवरेज वोल्टेज, वो जीरो हो जाएगी। फिर आपके पास इजीली निकल आएगा, ईजी हो जाएगा, फिर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक सो आप इसको चल रहे होंगे, समझ रहे होंगे साथ साथ, बड़ा समझना ज़रूरी है साथ साथ। अगर आप समझ रहे हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अच्छा यार ये हो क्या रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह हम इसको फर्दर लेके चलेंगे और इसी के हवाले से रिलेटेड हम एक अभी हम प्रॉब्लम करते हैं ताकि हम फर्दर जो है इसको क्लियर कर सकें।